देखना इसमें आवाज आ रही है, ठीक है। सो गाइज मैंने आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करी थी, ढंग से सुनना। लास्ट क्लास सभी मौजूद थे ना, क्योंकि अगर कोई लास्ट क्लास मौजूद नहीं था उसके लिए आज की क्लास बड़ी शून्य टाइप ही है, समझ नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप पिछली क्लास में थे तो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ये फ्लक्स जो टॉपिक है वो 2 क्लास का है, एक क्लास हमारी हो चुकी है और एक क्लास हम अब लगाने वाले हैं, ठीक है। सो प्रेरणा गेट भी बंद कर लो, एसी कूलिंग तभी करेगा। आज तो हालांकि इसको साफ सुथरा कर दिया थोड़ा, आज कूलिंग है ना इसकी, आज इसको पूरा हमने नया बना दिया अंदर से, आज है ना कूलिंग, अभी देखें चिल कर देगा 5 मिनट में ये। चलो यार देखो, तो फ्लक्स हमें समझ में आया था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया, पर्टिकुलर एरिया, वो कितना होता है। तो ध्यान देंगे बच्चों, ई ए कॉस थीटा, क्या होता है बोलो, ई ए कॉस थीटा। मतलब कि जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना फ्लक्स बनेगा, जितना बड़ा एरिया होगा उतना फ्लक्स बनेगा, और एंगल पर भी डिपेंड करेगा। आशीष किस पर डिपेंड करेगा, एंगल पर भी। तो कुल मिला के फ्लक्स 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, कितना बड़ा एरिया है उस पर, और किस एंगल पर वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइंड है कि नहीं, बताओ जरा। फिर मैंने लेकिन तुमसे एक बात कही थी कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर फील्ड हमारी नॉन यूनिफॉर्म होगी, आ गया, नॉन यूनिफॉर्म होगी, तो आपको पता है कि मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले ही नहीं सकता, हर जगह पर एंगल अलग अलग हो तो मैं नहीं ले सकता भाई एक एंगल। तो मैं क्या करता हूँ, फिर छोटे छोटे स्मॉल सर्फेसेस पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ इसमें से भी तो कुछ 4-5 फील्ड पास हो रही है ना, उतना ही फ्लक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इतने पोर्शन में से कितना फ्लक्स कंट्रीब्यूशन होगा, तो मैं कहूँ जितनी यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो E1, जितना यहाँ का छोटा सा एरिया है ds, और जितना एंगल बन रहा है बोलो क्या, थीटा, तो बोलूंगा ईडीएस कॉस थीटा इतना, ईडीएस कॉस थीटा इतना, ईडीएस कॉस थीटा इतना। याद आ गया, तो हमने समझा बहुत तसल्ली से है, तो हमें ये चीजें दिमाग में बैठ गई होंगी मेरे हिसाब से, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, या प्रॉब्लम लग रही है अभी भी। सो हम कहेंगे कि अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल हर जगह पे अलग है तो मैं थोड़ा थोड़ा फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा और सारे ईडीएस कॉस थीटा को जोड़ूंगा, मतलब बोलूंगा कि नेट फ्लक्स होगा ईडीएस कॉस थीटा का, बोलो क्या, सम, ठीक है। सारे ईडीएस कॉस थीटा का टोटल कर देंगे या इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर होता है कि नहीं होता, मान्य। नेक्स्ट पे आता हूं बच्चों, नेक्स्ट पे मैंने क्या बोला, गॉस लॉ। भैया बहुत बेहतरीन चीज गॉस लॉ ने बोली। गॉस लॉ ने क्या बोला भाई लखन, इसने ये बोला भाई गॉस लॉ ने बेसिकली अगर मान लो किसी जगह पर कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इनका बस स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना था कि इस क्यू चार्ज से कितनी फील्ड निकलेंगी, क्यू अपॉन में क्या, एप्सिलॉन नॉट। और इन्होंने कहा कि देखो इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर कहीं पर क्यू चार्ज है और उसके चारों तरफ आप कोई भी क्लोज सरफेस बनाइए, चाहे वो स्फीयर बनाइए, चाहे वो क्यूब बनाइए, चाहे जैसा मर्जी सरफेस बनाइए, अगर आप उसको क्लोज बना रहे हैं तो उस सरफेस में से कितनी फील्ड पास होंगी, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। क्या मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि अगर निकल ही क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रही तो उसमें पास कितनी होंगी, क्यू अपॉन। फिर हमने इनको बात को चेक करने के लिए हमने इसका प्रूफ भी निकाल के देखा, याद है प्रूफ। फिर हमने क्या करा था, एक चार्ज दिया, उसके चारों तरफ एक स्फीयर बनाया और उस स्फीयर पे टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करा। कैसे करा, सारे एडीएस कॉस थीटा को बोलो क्या करा, टोटल करा। जब सारे एडीएस कॉस थीटा को सम आउट किया तो निकल के भी आंसर कितना आया, बोलो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और कैसे सम आउट करा बोलो, मैंने हर जगह पे जाके एडीएस कॉस थीटा, एडीएस कॉस थीटा, मैंने कहा भैया हर जगह पर ई एक जैसा होगा तो बाहर ले लिया, cos 0 भी है बाहर ले लिया, सारे ds का सम बना 4πr² क्योंकि स्फीयर का भैया, ठीक है। और ई मुझे पता है क्यू चार्ज का r दूरी पे कितना होता है, तो उसके हिसाब से भैया हमारा आंसर आ गया क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। तो इनका बस इतना सा कहना है, अगर आप इस बात को समझ जाते हैं, इतनी सी बात समझ के चलिए, आप आगे बढ़िए। 2 बातें समझ लीजिए, मैं अब आपको डेरिवेशन स्टार्ट कराने वाला हूं। पहली चीज ये कि किसी भी क्लोज सरफेस का या किसी भी सरफेस का, मान लो मुझे पता लगाना है दीवार में से कितनी फील्ड पास हो रही है, तो मैं इसके छोटे छोटे सर्फेसेस पे जाऊंगा और क्या टोटल करूंगा, ईडीएस cos थीटा, ईडीएस cos थीटा, ईडीएस cos थीटा। दिस ईडीएस cos थीटा इज नथिंग बट इज अ स्मॉल फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट डीएस सरफेस एरिया। तो छोटे से डीएस सरफेस एरिया में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो बेसिकली बोलो क्या है, ईडीएस cos थीटा। जब मैं टोटल कर दूंगा सारा तो नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो किसी भी सरफेस में से नेट फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना है, मुझे सारे ईडीएस cos थीटा का बोलो क्या करना है, सम करना है। क्लियर है कि नहीं। और गॉस लॉ ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही कि भैया अगर अंदर कहीं क्यू चार्ज तुम्हें पता है ना, तो तुम सीधा मान लो कि किसी भी क्लोज सरफेस में से फ्लक्स का सीधा वैल्यू कितना आने वाला है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। उसमें से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होंगी, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। चाहे तुम कर लो ईडीएस cos थीटा, आंसर ये आएगा। क्लियर है कि नहीं, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए अब हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ करेंगे। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, एप्लीकेशन पे आने से भी पहले अगर मैं तुम लोगों से एक बात कहूं कि मान लो यहां पर एक क्यू चार्ज है, तो ये क्यू चार्ज अपने से आर दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, आता है बताओ। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है तुम्हें क्या बताती है, वो तुम्हें पता है। जैसे इसका आंसर 70 आ गया तो पता है ना, इसका मतलब इस चार्ज की जो फील्ड है इस जगह पर इतनी ताकतवर है कि वो 70 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हैं किसी एक कूलम पे। मतलब कि हमें ई का वैल्यू हमेशा बताता है कि कितना फोर्स लगेगा उस पर्टिकुलर जगह पर एक कूलम पे।
ये मतलब होता है। फिर मैंने तुम लोगों को इसके बाद सिखाया था कि अगर एक डायपोल हो, एक माइनस क्यू चार्ज हो और एक बोलो क्या हो प्लस क्यू चार्ज, जो कि 2a दूरी से सेपरेट है, तो इस डायपोल के चारों तरफ अगर मान लो कि एक पॉइंट है, मान लो एक्सियल पॉइंट है, अगर मुझसे आप यहां पर मतलब डायपोल से कितनी दूरी पे बोलो x दूरी पे, अगर डायपोल से x दूरी पे आप मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड जानने में इंटरेस्टेड हैं, हाँ अबे इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए भैया। चलो बताना भाई फटाफट से। ई का वैल्यू आएगा 1/4πε0, ठीक है। और अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं ये बोलूं कि बस इसके अगर मैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे चला जाऊं यहां पर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होता है, वही के बोल सकते हो या 1/4πε0 p बाय में r के। तो ये तुम्हें सिखाया गया, मतलब तुम्हें ये बात पता है कि डायपोल से एक्सियल पॉइंट पे कितनी स्ट्रेंथ होती है फील्ड्स की, डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी स्ट्रेंथ होती है, अकेला चार्ज है तो कितनी r दूरी पे कितनी स्ट्रेंथ होती है, पता है ना। लेकिन आज हम क्या निकालने वाले हैं, पॉइंट सोर्स का तो निकाल ही चुके हैं, आज हम ये भी निकालेंगे कि अगर एक लाइन पर चार्ज ऐसे फैला हुआ है, अगर इस लाइन पे कोई क्यू चार्ज है, तो अपने से r दूरी पर, अपने से r दूरी पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, आज हम ये भी निकालना चाहेंगे। और आज हम एक और चीज जानना चाहेंगे कि अगर बच्चों किसी शीट चार्ज पे वो है, चार्ज फैला हुआ है ऐसे करके, तो इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर E का स्ट्रेंथ कितना होगा। मतलब हमने ये पढ़ा है बच्चों, हमारे पास चार्जेस के सोर्सेस क्या क्या हैं आशीष, हमारे पास चार्जेस के सोर्सेस बोलो क्या है, एक पॉइंट सोर्स है, एक पॉइंट सोर्स है, एक लाइन सोर्स है, एक शीट सोर्स है और एक डायपोल है। भाई सोर्स तो वो भी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस से निकल सकती है, पॉइंट सोर्स से, कैसे निकलती है, स्फेरिकल। सर डायपोल से कैसे निकलती है, डायपोल से ऐसे गुच्छा तो निकलता है इस तरीके से, बोला है कि नहीं, उसके भी एक्सियल पे इक्वेटोरियल पे देख ली। फिर एक लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स की फील्ड कैसी होती है, इधर लाइन सोर्स की फील्ड सिलेंड्रिकल होती है ना। शीट सोर्स की कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो मैं जब जानता हूं कि इसने r दूरी पे इतना स्ट्रेंथ बनाना है, डायपोल ने x दूरी पे इतना बनाना है, ऊपर इतना बनाना है, तो भैया ये भी तो r दूरी पे कुछ बनाता होगा, ये भी तो r दूरी पे अपनी कुछ स्ट्रेंथ बनाता होगा। बस ये जानने जा रहे हैं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुश्किल तो नहीं है वाली बात, तो बस अब इसी को करने वाले, ठीक है। सो गाइस जो हमारा पहला, हाँ ये एप्लीकेशन है ना फ्लक्स का, फ्लक्स के जरिए हम इन ड्राइव्स को हम करने वाले, ठीक है। सो अभी पहला जो एप्लीकेशन है ना वो क्या है, डेरिवेशन फॉर, अरे बड़ा आसान है, तुम अभी देखना तुम्हें पता लगेगा, बहुत आसान चीज है। डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स चार्ज। बच्चों एक बात बताओ, वैसे पॉइंट सोर्स चार्ज अपने से r दूरी पे कितनी बनाता है, 1/4πε0 q बाय r स्क्वायर, जानते हैं ना। लेकिन हम उसका भी प्रूव करने जा रहे हैं, उसका भी प्रूव करने जा रहे हैं बाय यूजिंग द गॉस लॉ, गॉस लॉ का इस्तेमाल करके उसका भी प्रूव करेंगे, क्लियर है। कैसे करेंगे वो अब आपके सामने है, आ जाओ। मान लो कि कहीं पर एक q चार्ज है, ध्यान देना भाई, यहां पर क्या है q चार्ज, और हम ये बात जानने में इंटरेस्टेड हैं कि ये अपने से r दूरी पर, अपने से r दूरी पर एक फलाना कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं P पॉइंट बोल देता हूं, और हम जानना चाह रहे हैं कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा। वैसे आप लोग जानते हैं आंसर आने वाला है 1/4πε0 q बाय में r स्क्वायर। बट अब हमारा सवाल है ये कि q चार्ज अपने से r दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब हम गॉस लॉ का कुछ इस्तेमाल करेंगे और उसके जरिए आंसर को निकालेंगे 1/4πε0 q बाय r स्क्वायर। तो ये वाले का ड्राइव में पहले, मतलब इसका आंसर हमें पहले से पता है, बाकी का आंसर भी नहीं पता, इसका आंसर हमें पहले से पता है, बस उसको निकालने जा रहे हैं। तो मैंने क्या करा देखना यहाँ पर, तो गॉस ये कहते हैं ध्यान सुनना, गॉस कहते हैं कि जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पर ना एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो, वहां पर क्या ड्रॉ कर लो, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो। और कोशिश ये करना कि वो गॉसियन सरफेस ना इस तरह का हो कि जब मैं उस पर वो फ्लक्स टोटल कैलकुलेट करूं, यानी ईडीएस कॉस थीटा का सम करूं, क्या करूं बोलो, ईडीएस कॉस थीटा का सम, तो मेरा काम थोड़ा सा आसान रहे कि एक तो उसके ऊपर हर जगह पर ई का वैल्यू एक जैसा हो, और एंगल जो बन रहा हो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक जैसा बन रहा हो। इससे फायदा क्या होगा कि जब वो इंटीग्रेशन करेंगे ईडीएस कॉस थीटा का, जब वो जोड़ेंगे तो ई बाहर आ जाएगा, थीटा बाहर आ जाएगा। देखिए आप भी सोचिए कि जब आप बहुत सारी चीजों को जोड़ रहे होते हैं और उनमें कुछ कॉमन होता है तो आपका एडिशन बोलो क्या होता है, आसान। तो गॉस ने एक बड़ी कमाल की बात कही, उन्होंने क्या कहा कि आप इस चार्ज की वजह से देखना चाह रहे हैं कि आर दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बनेगा। आप लोग इस जगह पर ये जानना चाह रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बनेगा। तो बस आप इतना करिए कि पहले तो एक टेक क्लोज गॉसियन सरफेस में, यहां पर लिख देता हूं, यहां पर वो बोलते हैं टेक अ, यहां पर मैं लिखता हूं वी आर
interested in finding the electric field intensity due to a point charge at point P। फिर क्या बोलेंगे हम, एक बार लिख रहा हूं, बाकी बार बार नहीं लिखेंगे इसको। टेक अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अच्छा बच्चों, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेने का फायदा क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? याद है लास्ट क्लास भी फायदा हुआ था। अगर मैं स्फेरिकल लूंगा तो इस क्यू चार से आर दूरी पे यहां भी ई का फील्ड की स्ट्रेंथ ई मिलेगी, वहां भी ई मिलेगी, वहां भी ई मिलेगी, तो फायदा है। अगर मान लो मैं एक क्लोज सरफेस लूं लेकिन क्यूबिकल क्लोज सरफेस ले लूं तो क्या होगा, डायगोनल वाली साइड पे दूरी ज्यादा हो जाएगी। सोचो ना, एक क्यू चार्ज को अगर मैं क्यूबिकल के अंदर बंद कर दूं तो आपको पता है प्रॉब्लम क्या आने वाली है। यहां पर ई अलग मिलेगा और वहां पर ई बोलो क्या मिलेगा, अलग, क्योंकि दूरी बदल जाएगी। बोलो है कि नहीं? लेकिन मुझे अगर एडीएस कॉस थीटा का सम करना है तो मैं चाहूंगा कि एक ऐसा सरफेस मिले जिसके ऊपर मैं सारे एडीएस कॉस थीटा को जब जोड़ूं तो मेरा ई एक जैसा हो, मेरा थीटा बोलो कैसा हो, एक जैसा हो, तो मुझे फायदा होने वाला है। सिलेंडर में कैसे सेम हो जाएगा? सिलेंडर में डायगोनली अलग बनेगा, यहाँ चार्ज को रख, ऐसे जाएगा अलग बनेगा, ऐसे जाएगा अलग बनेगा। ठीक है, सो मेरी बात सुनिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे बात समझ में आएगी। तो मैंने बोला टेक ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब मैंने पता क्या करा, एक क्लोज सरफेस ले लिया। क्या ले लिया बोलो? अब तुम मुझे बताओ, अगर मैंने क्लोज सरफेस लिया है तो गॉस के अकॉर्डिंग ये चार्ज कितनी फील्ड बना रहा होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। एक आंसर तो मुझे पहले से पता है, लेकिन मुझे पता है मुझे टोटल एक और तरीके से करना आता है। बोलो किससे? ईडीएस कॉस थीटा से। किससे बोलो? ईडीएस कॉस थीटा से। तो मैंने पता है क्या करा, मैंने क्या करा, ध्यान सुनना। मैंने क्या करा, मैंने हर जगह पर गया, हर छोटे डीएस पे गया। जैसे मान लो एक छोटा सा डीएस है, कलर चेंज करता हूं, छोटा सा डीएस है, ध्यान सुनना। और इस डीएस का एरिया वेक्टर कहां की तरफ बनेगा? बाहर की तरफ। अरे क्योंकि किसी भी स्फेरिकल सरफेस में, मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था, अरे किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे जो परपेंडिकुलर बनेगा उसके सेंटर से ही आ रहा होगा, ऐसे करके। नहीं आ रही मेरे समझ में? कि अगर कोई भी स्फेरिकल सरफेस है और मेरे को इधर परपेंडिकुलर पूछना है तो वो ऐसे जाएगा, वो सेंटर से आता हुआ दिखेगा। अगर इधर पूछना है तो वो ऐसे जा रहा होगा, ऐसे लगेगा सेंटर से आ रहा है, तभी परपेंडिकुलर बनेगा। और तुम जानते हो कि एरिया वेक्टर सरफेस के बोलो क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये जो मैंने छोटा सा डीएस लिया, बोलो कहां की तरफ बनेगा? बाहर की तरफ। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसको भी देख लीजिए, वो बाहर की तरफ बनेगी। बोलो बनेगी नहीं बनेगी? और जो इनके बीच का एंगल बनेगा बच्चों, मुझे बता दो कितना बन रहा है। तो आप बोलेंगे थीटा 0 बन रहा है। कितना बन रहा है? बोलो 0। एक काम करता हूं, मैं कहता हूं यहां भी देख लेता हूं एक बार छोटा सा डीएस सरफेस। इसका डीएस बोलो बाहर की तरफ बनेगा, और इसकी वजह से जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है वो भी बोलो कहां की तरफ बनेगी? बाहर की तरफ। और थीटा बोलो कितना बनेगा? 0। अच्छा, वहां जितना ई होगा यहां पर भी ई बोलो कितना होगा? उतना ही होगा, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस दिया है, इसलिए आर दूरी यहां पर तो आर दूरी यहां पर, तो जितना ई यहां पर उतना ई वहां पर। जो डीएस वहां पर ऐसे जा रहा है वो डीएस यहां पर ऐसे जा रहा है। थीटा भी हर जगह पे दोनों पे क्या बन रहा है? सेम बन रहा है। फिर मैंने कहा कहीं भी देख लीजिए आप लोग यहां देख लीजिए, यहाँ का डीएस ऐसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखोगे तो ऐसा ही बनेगा। थीटा बोलो कितना बनेगा? 0 बनेगा। आप चाहो तो इन लाइंस को जोड़ सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ना चाहो तो। क्लियर है कि नहीं बताओ जरा, या नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? अब जरा ध्यान सुनिएगा, ऐसा मैंने 3 जगहों पे दिखाया, तो बात तो ये है कि हमें पूरे स्पेयर पे करना है। हमें एक काम पूरे, एक पूरी मेरे हाथ में एक बड़ी सी बॉल समझो, और मैं उसके हर छोटे छोटे डीएस पे जाके करूंगा। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, उसके कहीं पे भी चला जाऊं, ई का वैल्यू हर जगह पे बोलो क्या सेम है, क्योंकि स्पेयर की दूरी सेंटर से तो बोलो क्या होगी? सेम होगी। दूसरी बात, डीएस हमेशा ई के साथ बोलो क्या आएगा? सेम लाइन में आएगा, 0 डिग्री एंगल बनाएगा। तो मैं ही कहूंगा जब मैं इन सारे एडीएस कॉस थीटा को जोड़ूंगा तो इसको मैं किसके बराबर रख सकता हूं? क्योंकि गॉस लॉ प्रूव हो चुका है, तो इस सारे एडीएस कॉस थीटा को रख सकता हूं जितना चार्ज अंदर है, क्यू अपॉन में क्या? एप्सिलॉन। और यहां से मैं ई को कैलकुलेट कर लूंगा। क्या कर लूंगा? बोलो ई को कैलकुलेट। तो मैंने क्या करा ना, फोकस करिएगा बोर्ड पे। सो मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आप सब जानते हैं कि जो क्लोज्ड इंटीग्रल है बोलो किसका? ईडीएस कॉस थीटा का, वो किसके बराबर आएगा? और लेकिन ध्यान रखना ये क्यू होता है जितना चार्ज इनसाइड है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जितना चार्ज इसके अंदर है। तो मुझे सब बच्चे एक बार बताना शुरू करना बच्चों, जब मैं ईडीएस कॉस थीटा का सम करूंगा तो मैंने बोला भैया जब मैं सब सारे ईडीएस कॉस, ये सिंबल होता है क्लोज इंटीग्रल का, कि क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तभी रख सकते हैं इसको क्यू ओपन एप्सिलॉन। क्लोज नहीं तो नहीं रख सकते। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने कहा हर जगह का ई बोलो क्या है? सेम है। डीएस तो चलो ठीक है, और ये सारा बोलो क्या है? कॉस 0। और बराबर में बोलो अंदर चार्ज कितना है? बोलो क्यू ही है। अपॉन में बोलो क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट। लिखो मत बच्चों, सिर्फ समझो बच्चों, भी लिखने की जरूरत नहीं है अभी यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद मेरा क्या होगा? अब आपको पता है जब मैं सारे ईडीएस कॉस थीटा जोड़ूंगा तो सबका ई सेम है, सबके पास cos 0 भी बोलो क्या सेम है। तो जो चीज सेम होती है उसको क्या ले सकते हैं? बाहर। तो मैं अगर ई को बाहर ले लूं और cos 0 को बाहर ले लूं तो अंदर बोलो क्या बचेगा? ds। और बराबर में आएगा q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब आप लोग मुझे बताना शुरू करें कि cos 0 तो 1 हो जाएगा, ये बचेगा e, जो मुझे नहीं पता कितना है, मुझे नहीं पता कितना निकालना है हमें। तो e यहाँ पर ds का इंटीग्रेशन कितना आएगा? सारे छोटे छोटे ds जुड़ेंगे तो पूरा स्क्वायर आ जाएगा।
सारे छोड़ो डी छोड़ो, पूरा सरफेस का एरिया आ जाएगा। और स्फेरिकल सरफेस का एरिया बोलो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और बराबर में नेट चार्ज अंदर था क्यू अपॉन में बोलो क्या एप्सिलॉन नॉट। ई का वैल्यू कितना आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में, यही पढ़ा था। कुछ भी मुश्किल लगा सर? कुछ नहीं करा हमने। गॉस लॉ की एक बात को अपनाया कि गॉस ने कहा था कि अगर अंदर चार्ज क्यू है ना तो क्लोज सरफेस पे जो फील्ड पास होंगी कितनी होंगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन। और मैंने कहा मेरे पास दूसरा तरीका है कि मैं अगर सारे एडियस कॉस थीटा जोड़ूंगा तो पक्का इसी के बराबर आना चाहिए। मैंने उस सारे एडियस कॉस थीटा को इसके बराबर रख दिया और यहाँ से बोलो क्या निकाल लिया, ई निकाल लिया। क्या निकाल लिया बोलो, ई। जैसे कि किसी ने यूं कह दिया कि भैया आप ये x इंटू में 5 इंटू में 6 जो भी करोगे ना इसका आंसर मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ 50 ही आएगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं x निकाल लूंगा ऐसे। क्लियर है कि नहीं? ऐसा कुछ मतलब है कि इसका आंसर तो भैया यही आएगा, हर बार यही आना है। अंदर जितना चार्ज है उसके हिसाब से कैलकुलेशन बोल रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ से क्या निकाल लिया मैंने, x निकाल लिया। तो बस ये वाली चीज थी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास इसमें दिक्कत आई होगी या प्रॉब्लम लग रही है। अब इसी के ब्याह पे तुम देखो कैसे ड्राइव एकदम से चलते चले जाएंगे। अगला ड्राइव क्या, दोनों दिनों ड्राइव होने तो फिर आप चाहे नोट कर लेना, आज कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्या है, सेकंड आने वाला है डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन सोर्स चार्ज। लाइन बच्चों इधर, अब माजरा क्या है भाई इस बार, अरे इधर, इस बार ना आंसर भी नहीं बताया मैं। विश्वास करना पड़ेगा। अब मान लो इसके ऊपर कुछ चार्ज है, ठीक है। अब आपको बस दो चीजें बताऊंगी स्टार्टिंग में। क्या क्या पता होगा सुन लीजिए। आपको वो इसका ना एक तो लैम्डा देगा। ये जो लैम्डा होता है ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और मुझे लगता है पता होगा ये क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। जैसे मान लो कि इसकी पूरी लेंथ पे 10 मीटर की लेंथ है, चार्ज 50 कूलम है, तो एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है 5 कूलम। तो वो होता है लैम्डा। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज, अगर आप मुझे बताइए कि अगर मुझे पता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इतना है तो टोटल लेंथ पे कितना चार्ज होगा मुझे पता होगा। तो वो आपको ना टोटल चार्ज नहीं बताता कभी, वो आपको क्या बोलता है लैम्डा। लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ हम आपको बता रहे हैं। तो मेरा चार्ज बता दिया एक तरीके से, क्योंकि मुझे पूरी लेंथ पता होगी कितनी है। मान लो इसकी लेंथ एल है, कितनी लेंथ है बोलो एल, मान लो 10 मीटर है और मेरे को बता दिया लैम्डा इतना है, तो लैम्डा एल चार्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो, समझे नहीं मेरी बात को? क्योंकि लैम्डा इंडिकेट करता है चार्ज ऑन 1 यूनिट लेंथ। तो 2 यूनिट लेंथ पे कितना होगा 2 लैम्डा, 3 यूनिट लेंथ पे 3 लैम्डा, और एल यूनिट लेंथ पे एल लैम्डा। सिंपल सी बात है। तो वो मुझे लैम्डा देगा, मुझे दो ही बातें देगा। वो मुझे बोलेगा एक लाइन चार्ज है उसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी इतनी है, और आपको ना इतनी फलाना दूरी पे, इतनी बोलेगा इतनी दूरी पर एक पॉइंट है, आर दूरी पर एक पॉइंट है पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पे तुम्हें क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। फिर वही कहानी आएगी, सुन लीजिए। मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बतानी है बोलो, इंटेंसिटी। ढंग से सुनेंगे, तीसरे केस तक तुम्हें सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो अब आप क्या कहेंगे कि यार देखो बात ऐसी है, अगर हम गॉस की बात को समझते चले तो गॉस ने ये कहा था कि जितना भी चार्ज अंदर होता है, जितना भी चार्ज अंदर होता है, अब उसके चारों तरफ अगर मैं एक क्लोज सरफेस बना दूं, क्या बना दूं, तो उसके थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा, जितना चार्ज अंदर है डिवाइड बाय बोलो क्या एप्सिलॉन नॉट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने वाला हूं, तो ध्यान से आपको सुनना है बस क्या करना है। अभी मैंने क्या करा, मैंने इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो मैंने कहा यार मेरे को गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, वो भी क्लोज गॉसियन सरफेस। और इस बार बच्चों स्फेरिकल सरफेस लेके फायदा नहीं है। क्यों नहीं है पता है? एक तो देखो इसकी फील्ड कैसे निकल रही है, इसकी फील्ड निकल रही है ऐसे ऐसे, गोल गंगा याद है, गोल गंगा याद है, इस तरह की। तो फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सिलेंड्रिकल टाइप का, किस टाइप का। और मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है कि अगर तुम लोगों ने ये सोचा कि मैं इसके ऊपर चारों तरफ स्पेयर ले लूं तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा। स्पेयर ले लिया तो कहीं तो दूरी बहुत कम होगी और कहीं दूरी ज्यादा होगी, तो स्पेयर लेके इस बार फायदा। लेकिन अगर मैं इसके चारों तरफ एक सिलेंडर बनाऊं, क्या बनाऊं, तो बच्चों बात बन सकती है। ध्यान समझना, इस तरह का मैंने क्लोज सिलेंडर बनाया। ढंग से सुनना है भाई। और अभी चाहे मुश्किल लग रहा हो आप सुनते चलना, मैं बता रहा हूं लास्ट तक क्लिक करेगी चीजें। आप लोगों ने इस लाइन चार्ज के चारों तरफ, मतलब ये लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है, और मेरे को बोला इसने आर दूरी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दे दो भाई। बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इससे आर दूरी पे। मैंने बस क्या करा, मैंने बस इसके चारों तरफ एक सिलेंडर बना दिया। क्या बना दिया, आप एक सिलेंडर बनाओ, ऊपर से भी बंद, नीचे से भी बंद, और ये कर्व्ड भी बंद, और बीच में ऐसे करके एक तार जा रही है जिसके ऊपर क्या है बोलो, चार्ज। क्लियर है? यूं करके फील्ड निकल रही है, निकल रही है। तो इस क्लोज सरफेस में से फ्लक्स तो बन रहा होगा। फ्लक्स माने क्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया। बोलो है कि नहीं, यह है कि नहीं।
आपको वो दो चीजें देता है बस, एक लैम्डा देता है और एक बोलो क्या देता है आर, बस दो चीजें, और बोलता है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। मतलब मेरा मेरा जो फॉर्मूला बनेगा ना, आंसर बनेगा ना, वो लैम्डा और आर के टर्म्स में बनेगा। किसमें? लैम्डा और। अब फोकस करिए मैंने क्या करा, हम फिर वही बात लिखेंगे दैट हम कहां पर फाइंड करने में इंटरेस्टेड है बोलो। सो वी आर इंटरेस्टेड इन, हालांकि कुछ बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होंगे इसमें मेरे को पता है, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो मैंने इस बार बच्चों कैसा गॉसियन सरफेस लिया? टेक अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। बच्चों ये सब लिखना होता है वैसे, मैं बताऊं आपको, ये थोड़ा लिख के आया करो। टेक अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इन डेरिवेशन से बहुत जरूरी है। तो टेक अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब सिलेंड्रिकल लेने का पर्पस क्या था ना, वो तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब सुनिए क्या हुआ भाई, अगर मैं सिलेंडर लूंगा तो आप ये बात सोच के देखिएगा कि अगर मैं सिलेंडर लूंगा, अब सिलेंडर लूंगा यहां पर यूं करके, तो आपको दिख रहा है ना कि इसके में जहां से भी दूरी लूंगा हर जगह से दूरी बोलो क्या बनेगी? सेम बनेगी। इस बार स्पेयर लेने से फायदा नहीं था। और मैं जानबूझ के ऐसा सरफेस लूंगा जिससे मैं जब बाद में फ्लक्स कैलकुलेट करूं, सारे ईडीएस कॉस थीटा को टोटल करूं, तो मेरा उस सब जगह पर अगर ई एक जैसा होगा तो मेरा काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, उसको टोटल करना इजी हो जाएगा, बिकॉज कॉमन आ जाएगा। बोलो है कि नहीं? अब इस बात को क्लियर करने के लिए मैंने ऐसा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस दिया। हाँ बोलो। ऊपर ऊपर प्रॉब्लम क्या आएगी? ऊपर वाली बात करेंगे अभी, ऊपर वाली भी करेंगे, बिल्कुल आप बस देखते चलिए, आने वाला हूं ऊपर वाली बात पे। क्लोज सरफेस है, अब होगा क्या, ध्यान सुनिए सब बच्चे बोर्ड में। भाई हुआ क्या, यहां से मैंने यहां का एक छोटा सा डीएस लिया। क्या लिया बोलो? डीएस। अब वो डीएस एरिया वेक्टर बोलो कहां की तरफ बनेगा? बाहर की तरफ। मुझे सर कैसे बनेगा बाहर की तरफ? अरे भैया आप एक सिलेंडर बनाओ, एक सिलेंडर बनाओ, ऐसे करके सिलेंडर इमेजिन करो। बोतल है किसी के पास? ये बोतल बहुत बढ़िया है, ये बढ़िया। तो ये बोतल है, मान लो इसके अंदर से बेसिकली चार्ज ऐसे लाइन ऐसे जा रही है, एक मान लो इसके अंदर से पूरी ऐसे पतली सी एक लाइन मान लो, उसके ऊपर चार्ज है। अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ का डीएस, बच्चों प्लीज, यहाँ पर एक डीएस लूं तो उसका परपेंडिकुलर कैसा बनेगा? डीएस वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे तो बनेगा ना, ऐसे तो नहीं बन सकता परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। इधर ऐसा बनेगा, इधर ऐसा बनेगा, इधर ऐसा बनेगा, इस साइड पे ऐसा बनेगा, इस साइड पे ऐसा बनेगा। बोलो है कि नहीं? बिल्कुल है कि नहीं? और मुझे तुम बस ये बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है सेंटर से? ऐसे, ऐसे हर जगह से ऐसे। भूलो मत जब मैंने वो गोल गंगे वाले, देखो इसीलिए पिछला याद होना बहुत जरूरी है। जो मैंने पिछली क्लासेस ली है मैंने उसमें एक्सप्लेन करा है कि एक लाइन सोर्स चार्ज कैसी फील्ड निकालता है। ये अभी का टॉपिक नहीं है, पहले से डिस्कस करा हुआ है। ऐसे निकालता है, ऐसे ऐसे, मतलब मैंने बनाया भी था तुम लोगों के लिए, बस मैंने तुम लोगों के लिए बनाया भी था कि कुछ इस तरह का सीन होता है, ऐसे करके कुछ निकलता है। बोले है कि नहीं? फिर नीचे भी ऐसे करके कुछ निकलता है, और ये ऐसे है कि एक सर्कल टाइप में, किसमें बोलो? तो अगर मुझे एक बात बताओ, इसकी फील्ड अंदर से ऐसे निकल रही है, तो पहले तो पूरे सरफेस पे बराबर दूरी पे पहुंच रही है, आर 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 सब बराबर होगा, फोकस करें। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी हर जगह पे बोलो क्या होगा? सेम होगा। मतलब बोलूंगा ई का वैल्यू सेम होगा, और एरिया वेक्टर हमेशा बोलो कैसे होगा? ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैंने क्या करा ना, मैंने बोला डीएस ऐसे होगा, और बताओ ध्यान सुनो बच्चों, ई का वैल्यू यहां पर कैसा होगा? मैंने बोला ई का वैल्यू ऐसा होगा, थीटा बोलो कितना होगा? 0 होगा। फिर मैंने कहा अगर मैं यहां पर लूंगा, यहां पर लूंगा डीएस, तो फिर दूरी वही आएगी, ई वही आएगा, बोलो थीटा बोलो कितना आएगा? 0 आएगा। मैं इस तरफ भी अगर आ जाता हूं बच्चों, तो डीएस बाहर की तरफ हो जाएगा, ई ऐसे हो जाएगा, थीटा बोलो कितना आएगा? 0 आएगा। अब जितना भी पूरा कर्व सरफेस है, दिमाग बिल्कुल ध्यान से, जितना भी पूरा कर्व सरफेस है, इसमें छोटे छोटे डीएस जितने मर्जी मान लो, हर डीएस ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी, थीटा कितना बनेगा? 0। लेकिन ये क्लोज तो हुआ नहीं, क्योंकि कर्व में तो क्लोज होगा नहीं, ऊपर का नीचे का भी देखना पड़ेगा। अब मैं ऊपर नीचे का बताता हूं आप लोगों को। अब जब मैं ऊपर गया बच्चों, तो मुझे सब बच्चे बताना कि अगर मैं इधर डीएस लेता हूं तो डीएस कैसे बनेगा? बोलो ऊपर की तरफ। अरे क्योंकि ऊपर का एरिया वेक्टर ऐसे थोड़ी ना बन सकता है, क्योंकि हमेशा एरिया वेक्टर सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो अगर मैं ऊपर का एरिया लूंगा, कोई भी छोटा सा डीएस लीजिए प्रियांशु, यहां पर कोई भी छोटा सा डीएस लो, तो एरिया वेक्टर कहां की तरफ बनेगा? ऊपर की तरफ। समझ नहीं आ रहा है? इधर के एरिया वेक्टर ऐसे बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। तो इधर तो ऐसे परपेंडिकुलर बन पाएगा ना, ऐसे बन पाएगा, ऐसे बन पाएगा, और ऊपर ऐसे बन पाएगा, सरफेस ऐसे तो ऐसे बन पाएगा। तो इधर एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताओ कैसे निकल रही है? ऐसे। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही है सब बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है। बोलो थीटा कितना है? बोलो 90। वैसे तुम्हें पता है कि छोटे से सरफेस एरिया में से ई और डीएस 90 पे हो गया तो कोई फ्लक्स बनेगा ही नहीं, कोई फ्लक्स। फोकस करो, क्योंकि ईडीएस कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है? 0। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ऊपर के तो कोई भी डीएस ले लो, इधर ई ले लो, बोलो थीटा कितना आएगा? 0। नीचे का डीएस ले लो बच्चों, नीचे का डीएस ले लो, ई ले लो, बोलो थीटा कितना आएगा? थीटा तो 90 है, सॉरी। इधर बोलो फटाफट से बच्चों प्लीज, डीएस ई, बोलो थीटा कितना? मतलब मैं इधर डिस्कशंस नहीं शब्द,
ऊपर का मैं छोटा 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 जितना मर्जी डीएस लू, नीचे का छोटा जितना मर्जी डीएस लू, वो सारे डीएस ऊपर ऊपर आएंगे, ई ऐसे जाएगा, कितना फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन सबकी वजह से जीरो। जीरो फ्लक्स में क्या, आप अपना दिमाग लगाओ एक बार सब बच्चे दिमाग लगाओ और ये सोचो कि अगर एक लाइन चार्ज इसके अंदर बिल्कुल फिक्स कर रखी है हमने, तो सारी फील्ड लाइन किसमें से पास हो रही है, सिर्फ कॉर्ड सरफेस में से। सिर्फ किसमें से, क्या ऊपर में से कोई लाइन पास हो रही है, क्या नीचे में से कोई पास हो रही है, क्योंकि फील्ड जा रही है ऐसे और सरफेस भी ऐसे रखा हुआ है, कोई पास होगी नहीं, मतलब ऊपर और नीचे वाले सरफेस में से कोई फ्लक्स कंट्रीब्यूशन, सारा फ्लक्स किसमें से, बोलो। क्लियर है कि नहीं, समझ नहीं आया ना, नहीं आया समझ में, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरे को क्या करना है ना, मैं एक सिंपल सा आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर इस बोतल के अंदर एक लाइन में एक सिक्का डाल दूं लंबा सा, और उस सिक्के से ऐसे ऐसे करके फील्ड निकल रही है, तो आप मुझे बताओ ना सारी फील्ड किस सरफेस से निकल रही है, कर्व से, इसमें से और उसमें से नहीं निकल रही है। क्यों नहीं निकल रही है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऊपर है, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर नीचे, कोई फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन बन नहीं रहा, मैथमेटिकली देखने पे भी नहीं बन रहा, लॉजिकली भी सर नहीं बन रहा था। क्लियर है कि नहीं। अब मैं क्या करूंगा, बोर्ड पे सुनते चलना, अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। अब देखना है 2 मिनट की कहानी है बस, ये ड्राइव 2 मिनट का ही है। यहाँ पर अप्लाई गॉस लॉ, देखो मैंने क्या करा, मैंने बोला भैया क्लोज इंटीग्रल करूंगा किसका, बोलो ईडीएस कॉस थीटा का, और बराबर बोलो कितना आएगा, क्यू कितना इनसाइड है, डिवाइड में बोलो क्या आएगा, अब साइलेंट नॉट। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं बच्चों। अब आप कहेंगे सर इस बार भी एक लफड़ा क्या है कि आपने बोला था कि सरफेस ऐसा लेना है जिसमें पूरे सरफेस पे ई का वैल्यू कैसा हो, एक जैसा, और थीटा भी एक जैसा हो। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि यहां तो थीटा 0 और वहां थीटा बोलो कितना 90, तो पूरे क्लोज सरफेस पे एक जैसा नहीं है। देखो मेरी पूरी बात सुनना, इधर मेरी कोशिश है कि ऐसा हो कि जितने भी मैं ईडीएस कॉस थीटा को टोटल करूं, मेरे लिए उनको टोटल करना आसान हो जाएगा अगर सब जगह पे ई एक जैसा होगा और थीटा बोलो क्या होगा, एक जैसा होगा, तो मेरे लिए टोटल करना बोलो क्या हो जाएगा, आसान। लेकिन बच्चों इस केस में संभव नहीं है कि मैं हर जगह पे एक जैसा ले लूं, तो मैंने क्या करा, कर्व के लिए मैंने एक तरीके से ईडीएस कॉस थीटा टोटल कर लिया, और ऊपर और नीचे के लिए बोलो कैसे कर लिया, एक साथ। तब भी तो काम मुश्किल नहीं हुआ ना इतना, तो मैंने बोला कि जब मैं इसको इंटीग्रल कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि मैं एक तो मैं ईडीएस कॉस थीटा जोड़ूंगा, बोलो किसके लिए, कर्व के लिए, कर्व सरफेस के लिए मैं ईडीएस कॉस थीटा अलग से टोटल कर रहा हूं, और सारे ईडीएस कॉस थीटा का टोटल कर रहा हूं, बोलो किसके लिए, बोलो फ्लैट सरफेस के लिए, किसके लिए, बोलो फ्लैट सरफेस के लिए। और फ्लैट सरफेस कितने हैं, बोलो 2 है, तो 2 फ्लैट सरफेस के लिए, तब जाके जो नेट फ्लक्स बनेगा, तब जाके मतलब इसमें से जितनी फील्ड पास हो रही है, इस कर्व में से जितनी फील्ड पास हो रही है, ऊपर से और नीचे से जितनी फील्ड पास हो रही है, इन सब का टोटल कितना बनेगा, कितना बनेगा, गॉस ने कहा है कि अंदर कितना चार्ज है, अंदर कितना चार्ज है, डिवाइड बाय बोलो क्या, अब साइलेंट नोट। बोलो गॉस की बात को हम सही फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे, समझो मेरी बात को। गॉस ये कह रहा था कि अंदर कितना चार्ज है, अगर उसके चारों तुमने जैसा मर्जी क्लोज सरफेस बनाया, तुमने स्फीयर बनाया, तुमने सिलेंडर बनाया, तुमने व्हाटएवर जो भी बनाया, अगर अंदर क्यू चार्ज है तो उसमें से कितना फ्लक्स बनेगा, क्यू अपॉन। तो मैंने कहा भैया मैं फ्लक्स ही तो टोटल करके आ रहा हूं, मैं सारे ईडीएस कॉस थीटा जोड़ रहा हूं, किसके, कर्व के, सारे ईडीएस कॉस थीटा जोड़ रहा हूं किसके, फ्लक्स फ्लैट सरफेसेस के, और फिर उसको किसके बराबर रख रहा हूं, क्यू अपॉन में अब साइलेंट नोट। तो बात तो हमारी सही चल रही है कि चल रही। अब मैंने क्या करा, फोकस करिएगा, मुझे बताओ कर्व सरफेस के लिए थीटा कितना है, बोलो। अच्छा पूरे कर्व सरफेस के लिए ई का वैल्यू एक जैसा होगा, पहले तुम सहमत हो तो बताओ, पूरे कर्व सरफेस पे ई का वैल्यू सेम होगा, पूरे कर्व सरफेस पे थीटा 0 होगा, सचिन तो बोलो कितना आएगा, सही है। अच्छा मैंने अब क्लोज हटा दिया, क्लोज क्यों, अगर अकेला कर्व ले लिया तो वो क्लोज नहीं हो सकता, अकेला फ्लैट ले लिया तो वो क्लोज, मिलके वो क्लोज था पूरा का पूरा ना, तो मैंने क्लोज हटा दिया। प्लस में बोलो कितना आएगा सब बच्चे, 2 टाइम्स ऑफ ई, इधर डीएस कॉस 90, अब कॉस 90 फटाफट से बच्चों। अब एक बात और कर लेते हैं, एक बात और कर लेते हैं, अंदर कितना चार्ज है, बहुत जरूरी है, इसके अंदर कितना चार्ज है, हमें लैम्डा बोला गया था, मान लेते हैं इसकी लेंथ एल है, लेंथ कितनी बोलो इसकी, फोकस करिएगा, लैम्डा क्या है, लैम्डा है, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लाइन, छोड़िए आप क्यों बना रहे हैं, सिंपल सी बात है, लैम्डा क्या होता है, चार्ज ऑन 1 यूनिट लाइन, 2 यूनिट लाइन पे 2 लैम्डा, 3 यूनिट लाइन पे, तो मुझे बताओ एल यूनिट की लाइन पे कितना होगा, एल लैम्डा कितना होगा, तो मैं बोलूंगा अंदर चार्ज कितना है, तो बोलेंगे एल लैम्डा। कुछ भी चीज मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि भैया अपने आप फॉर्मूले से बोल रहे हैं, समझ के कर रहे हैं हम यहाँ बोल रहे हैं कि भैया नेट चार्ज अंदर कितना होगा, बोलेंगे एल लैम्डा या लैम्डा एल। और आप लोग अगर भैया रटे रटाई तरीके से जान जाते हैं तो वैसे जानते हैं कि लैम्डा क्यू बाय एल होता है, तो क्यू भैया लैम्डा एल होगा, भाई बात ठीक है, अगर आपको समझ में आ रही है फॉर्मूला तो बहुत बढ़िया है, लेकिन लॉजिकली फिट बैठता है कि नहीं बैठता कि अंदर लैम्डा एल चार्ज होना चाहिए, कितना होना चाहिए, बोलो लैम्डा एल। आज ये बात समझ में आ रही है, डिवाइड में बोलो कितना आएगा, चलो फटाफट से बोलना शुरू करो, ई बाहर आ जाएगा क्योंकि पूरे कर्व पे एक जैसा ही है, cos 0 बच्चों 1 हो जाएगा, हटा दो उसको, तो ये ds होएगा, यहां से सीधा 0 हो जाएगा, बराबर कितना बोलो, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाइनल करते हैं बच्चों, ई इनटू में मुझे बताओ पूरा कर्व्ड सरफेस का ds जुड़ेगा, सारे कर्व्ड सरफेस का ds जुड़ेगा,
2 पाई आर एच होता है कर्व सरफेस। कह रहे क्या होता है बोलो? यार याद ही नहीं, ये तो भूल गए थे हम हैं। 2 पाई आर एच तो बोलो कितना आएगा? 2 पाई आर, जितना आर है उतना ही रेडियस हो गया, हाइट हो जाएगी इसके बराबर, जितना ये है उतनी बराबर हाइट ना। बोलो ओहो नहीं आ रहा समझ में, तो बोलो 2 पाई आर एल लैम्डा एल अपॉन में बोलो क्या? बोलो 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 कितना आया? ए एल से एल गया, ई बराबर आ गया लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ए आप मुझे बताओ, मैंने आपको बोला था क्या क्या गिवन मिलने वाला है? लैम्डा गिवन मिलने वाला है, आर कितनी उसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो मिलेगी, एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है वो मिलेगा, और कितनी दूरी पे तुम्हें ये बताना है वो मिलेगा। तो तुम्हें लैम्डा और आर मिलेगा। देखो लैम्डा और आर की नंबर आंसर आ गया, लैम्डा और आर, बाकी सब तो कांस्टेंट है। बोला है कि नहीं? और ये भी बोलना चाह रहा है कि जो ई है ना वो आर के बोलो कैसा प्रोपोर्शनल आ रहा है? इनवर्स। मतलब इसमें भी जितना मैं दूर जाता रहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बोलो क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। बट अगर मुझे किसी सर्टेन पॉइंट पे निकालना है तो आपसे मेरे को इसका भी फॉर्मूला पता है कि अगर एक लाइन चार्ज है, फोकस करेंगे, एक लाइन चार्ज है तो अपने से आर दूरी पर कितनी फील्ड की स्ट्रेंथ बनाएगी? तो आप बोलेंगे लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। आप सर हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी बताइए उसकी कितनी है, और 2 पाई दूरी बताइए कितनी है, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। बोला है कि नहीं? और ये कोई खास मुश्किल चीज लग रही है कि तुम लोगों को? तुम लोगों को पकड़ में आया कि गॉस लॉ ने क्या करवा रहा है? एक बेसिकली चार्ज है, उसके चारों तरफ हम एक सरफेस ऐसा तैयार कर देते हैं जिसमें हमारे लिए वो ईडीएस कॉस थीटा का सम करना क्या हो जाए? आसान हो जाए। जब पॉइंट सोर्स चार्ज था तो मैंने जानबूझ के सरफेस बोलो कैसा लिया? स्फेरिकल, ताकि मेरे लिए उस पर ईडीएस कॉस थीटा के सम करने आसान हो जाए, क्योंकि हर जगह पे ई एक जैसा होगा, थीटा एक जैसा होगा। क्लियर है कि नहीं? और फिर मैंने उसको किसके बराबर रखा? इधर अंशिका किसके बराबर रखा? मैंने उसको क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो प्रूवन है। फिर मैंने वही करा, मैंने लाइन चार्ज लिया और मैंने इसके चारों तरफ ऐसा सरफेस दिया जिसमें मेरे लिए ईडीएस कॉस थीटा का सम करना क्या हो? आसान। तो मैंने कहा सिलेंडर बनना चाहिए। अब सिलेंडर बना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ये हुआ कि फ्लैट सरफेसेस के लिए अलग से ईडीएस कॉस थीटा कैलकुलेट करना पड़ा और कर्व के लिए अलग, क्योंकि हर जगह पे थीटा एक जैसा नहीं था। बट मैंने कहा कर्व के लिए थीटा एक जैसा है, फ्लैट के लिए थीटा एक जैसा, तो मैंने कहा टोटल तो हो जाएगा ना पूरे क्लोज का, और पूरे क्लोज का जो भी ईडीएस कॉस थीटा वो किसके बराबर आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो अंदर कितना चार्ज था? मैंने कहा लैम्डा एल अपॉन में क्या? एप्सिलॉन। क्लिक हुआ। बहुत मुश्किल है ही नहीं। अब एक फाइनल बात पे आता हूं, क्योंकि तीनों बातें होने के बाद आप लोग टाइम लीजिएगा, सोचिएगा कि मैंने तुम्हें क्या बताया। तो ये फाइनल डेरिवेशन किसका आने वाला है तुम लोग समझ जाओ, है ना? सो डेरिवेशन फॉर, अरे मुश्किल लग रहा है क्या? डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये लो, डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शीट चार्ज सोर्स। बच्चों एक बात बताओ, अगर मान लो कि मेरे पास ये एक शीट है, ए क्लास, इसके ऊपर चार्ज है, देखो भाई, अगर तुम समझ के कर रहे हो ना तो मुश्किल खेल है नहीं बिल्कुल भी, और तुम्हें भैया वैसे रटने वाला खेल है तो भैया रट के तो फिर तुम कुछ भी याद कर लो, और ज़्यादा बड़ी डेरिवेशन है नहीं, 3-3 स्टेप की डेरिवेशन। लेकिन अपनी तरफ से हमने कोशिश करी कि आपके बात समझ में आ जाए, और बहुत मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हें फ्लक्स पता है और गॉस लॉ पता है तो ये फ्लक्स को और गॉस लॉ को जोड़ के हम साइड ड्राइव कर रहे हैं कि हमें फ्लक्स पता है ईडीएस कॉस थीटा होता है, और गॉस हमें बोल चुका है कि ईडीएस कॉस थीटा का सम बनेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। बस उन दोनों को मैं इक्वेट कर दे रहा हूं, बस ये भी कर रहा हूं कि मैं क्लोज सरफेस देता हूं, मैं उस पे ईडीएस कॉस थीटा के सम करता हूं, और मैं कहता हूं गॉस ने तो बोला ही है कि भैया अगर अंदर क्यू चार्ज है तो कितना मिलेगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन मिलेगा। तो मैं उस ईडीएस कॉस थीटा को क्यू अपॉन एप्सिलॉन के बराबर इक्वेट कर देता हूं। शिवानी ये तो चल रहा है, समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा? रचित मुश्किल हो गया क्या? मुझे तो क्या लगेगा, तुमने पूछ रहा हूं भाई। चलो अब मुझे एक बात बताओ, इस शीट से कैसी फील्ड निकलेगी? मान लो ये शीट है, अब इससे फील्ड कैसे निकलेंगी? भाई पीछे हर्षित, इससे फील्ड निकलेंगी ऐसी पैरेलल, है ना? अच्छा इस तरफ भी निकलेंगी और इस तरफ भी निकलेंगी, फोकस करो फोकस करो, इस तरफ भी निकलेंगी पैरेलल और इस तरफ भी निकलेंगी। अब मैं कैसा सरफेस ड्रॉ करूं जिससे कि मेरा काम बन जाए? प्रॉब्लम ये है कि स्फेरिकल से फिर भी कहानी बनने वाली है नहीं फिर से, क्योंकि स्फेरिकल में कुछ पोर्शन डीएस के मतलब कुछ पॉइंट्स के लिए तो बहुत नजदीक आ जाएंगे चार्ज, कुछ वगैरह क्या हो जाएंगे दूर। सिलेंडर भी इस बार कामयाब नहीं है, क्योंकि शीट ही वो फील्ड ऐसे निकल रही है। सिलेंडर बनाओगे तो कुछ जगहों पे तो अजीब सा हो जाएगा ना कर्व सरफेस भी भाई, कुछ कर समझो, कुछ कर्व सरफेसेस पे तो सिलेंडर के भैया दूरी ज्यादा है और कुछों पे बहुत नजदीक आ जाएगा, नहीं बनेगी बात। लेकिन मुझे क्यूब बनता बढ़िया नजर आ रहा है,
अगर मैं इसके चारों तरफ एक क्यूब बना दूं, पता है कैसा क्यूब? ऐसा क्यूब कि भैया यहाँ ये पूरा बंद करो, उसको डब्बा पूरा बंद कर दो। जैसे कि इस रूम में मानो, इस रूम में एक बड़ी सी शीट मान लो ऐसे बीच में लगी हुई है शीट, इस तरीके से शीट को बीच में मान लो, इस रूम के बीच में बिल्कुल, और इसकी फील्ड उधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, और मैंने इसके चारों तरफ एक क्लोज सरफेस रूम बना दिया। क्लोज सरफेस क्या बना दिया? सही है, बन गया क्लोज सरफेस। अब समझो इस शीट के चारों तरफ कैसा बना, मैं बोर्ड पे बना के दिखाता हूं। इसकी फील्ड कुछ ऐसी है, अबे क्या हो रहा था कोई चीज में? चलो मुझे एक बात, बस भाई प्लीज, ऐसी फील्ड्स मैंने देखी ना, तो मैंने क्या क्या करा, मैंने एक सरफेस ड्रॉ करा जो कि कुछ इस तरह का था। अबे अरे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आप कीबोर्ड बना दो, उससे कोई फर्क पड़ना पड़ रहा है। ये पता नहीं कुछ अलग सा डिजाइन बन गया। अरे ठीक है, अरे कोई नहीं, बोर्ड पे प्लीज प्लीज, शोर नहीं। अब ये जो शीट से फील्ड निकल रही है लगन पूरे में बंद हो चुकी है। अब क्लोज सरफेस तो लेना जरूरी है, क्योंकि तभी तो हम बोल पाएंगे ना। क्योंकि भैया एक बात बड़ी फिक्स है, उसने बोला है गॉस ने कि जो भी चार्ज सोर्स है ना, वो अपने अंदर से कितनी फील्ड निकालता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। तो जब तक मैं पूरा बंद नहीं करूंगा तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि भैया इसमें से क्यू अपॉन एप्सिलॉन निकल रही है ना। क्योंकि मान लो आपने बंद नहीं करा तो हम बोल सकते हैं कि कुछ फील्ड वहां से निकल गई, क्या पता। तो समझे मेरी बात को? कुछ कह रहे क्या समझ में आया? नहीं आया समझे? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये बोलता है, मान लो सोचो मैं बोलता हूँ कि एक चार्ज ने 500 फील्ड निकाली, तो अगर मैंने सब कुछ बंद कर रखा तो ही तो मैं कह सकता हूँ कि पूरे में से 500 ही निकल रही होंगी। सोचो कि मैं इसको इस दीवार से बंद नहीं करता, इस दीवार को मैं खुला छोड़ देता हूँ और बाकी दीवारें बंद है मेरी, तो मैं ये नहीं कह सकता इन सबसे 500 निकल रही है, अब तक कुछ फील्ड यहाँ से निकल गई, समझे? तो क्लोज करना सबसे पहली कंडीशन है कि आपको सरफेस को क्लोज करना पड़ेगा। कर दिया क्लोज। अब मेरी बात सुनो, इस जो शीट पे होता है, अब शीट का वो क्या देता है तुम्हें? सिग्मा देता है। सिग्मा बोलो क्या होता है? सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है बच्चों चार्ज पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पे जो चार्ज है उसको डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी से, सिग्मा से। बोलो है कि नहीं? 2 यूनिट पे कितना होगा? 2 सिग्मा। 3 यूनिट पे कितना होगा? 3 सिग्मा। और ए यूनिट पे क्या होगा? ए सिग्मा। बोला है कि नहीं? तो कोई अगर मुझे ये कहेगा, इधर लखन, इस शीट का मैं एरिया ए मान लेता हूं और सिग्मा इसकी मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेता हूं, तो नेट चार्ज मुझे पता है सिग्मा ए होगा। क्या होगा? और ये बहुत कोई मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि सिग्मा जिसको पता है ना, चार्ज ऑन 1 यूनिट एरिया होता है, तो ए यूनिट एरिया पे कितना होगा? सिग्मा ए। अनिशा इधर नहीं आ रहा है समझ में? सिंपल है। ओके, अब तुमसे सवाल क्या है? तुमसे सवाल ये है बच्चों, ध्यान देना है, सवाल ये है कि भैया इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर एक पॉइंट है यहां पर, इधर आपको बोलो क्या बतानी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इज दिस फाइन? तो अब मैंने क्या करा वो सुनो। अगले 5 मिनट के लिए सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे भाई। इधर मैंने यहां पर एक छोटा सा डीएस सरफेस एरिया लिया। मुझे बताओ अगर मेरी शीट इस तरीके से अलाइंड है, इस तरीके से, और मैंने यहां पर क्यूब बना दिया, थोड़ा दिमाग लगाना है आप सबको, क्यूब बना दिया, बस इस क्यूब के क्यूबॉइड के कितने सरफेसेस आप बताएंगे? एक उधर है, एक इधर है, 2 हो गए, तीसरा पूरा ऊपर है, चौथा नीचे है, पांचवा इधर है और छठा इधर है। 6 सरफेसेस है। सारा फ्लक्स इन 6 से बन रहा होगा। मेरा बस आपसे पूछना ये है कि कितने सरफेसेस फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं एक्चुअली में? बहुत अच्छे, 2 ही दे रहे हैं। एक लेफ्ट वाला दे रहा है, एक राइट वाला दे रहा है। ये नहीं दे पा रहा, इसमें से कोई फील्ड पास नहीं हो रही, या नहीं आ रही समझ में? इसमें से भी कोई फील्ड पास, इसमें से भी, इसमें से भी। पता है क्यों नहीं हो रही? कह रहे बस नहीं हो रही, क्योंकि बच्चों इसको देखो, इस सरफेस के जितने भी डीएस बनेंगे उनका एरिया वेक्टर कहां होगा? बाहर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, थीटा कितना बन गया? 90, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। इधर भी एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ई ऐसे या ऐसे, 90, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ऊपर वालों का ऊपर होएगा एरिया वेक्टर ई ऐसे, थीटा 90, नीचे वालों का एरिया वेक्टर ऐसे, ई ऐसे, 90। कह रहे पता नहीं क्या 90 कर रहे हैं सर, थोड़ी देर में पता नहीं इधर उधर कर दिया हो गया। आपको साथ साथ चलना पड़ेगा जब मैं बात कर रहा हूँ ये वाली है। लेकिन आपको देख के भी लगता है सचिन, आपको ना देख के भी लगता है कि सिर्फ फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन ये वाली साइड कर रही है और ये वाली की फील्ड निकली इन 2 सरफेस से रही है बस।
और किसी से, और लॉजिकली भी समझ में आ रहा है मुझे, मैथमेटिकली भी दिख रहा है कि थीटा हर जगह का बोलो 90 बन रहा है, बाकी 4 सरफेसेस का तो 0 कंट्रीब्यूशन है। क्लियर है कि नहीं? अब मैं वही करूंगा, मैं टोटल एडीएस कॉस थीटा जोड़ूंगा और उसको किसके बराबर रखूंगा, नेट चार्ज डिवाइड बाय बोलो क्या, एप्सिलॉन नॉट। और नेट चार्ज कितना होने वाला है, सिग्मा है। कितना होने वाला बोलो, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें सर, डिवाइड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सब बच्चे बोर्ड में देखो, इधर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है फटाफट से करेंगे। हम कहेंगे भैया इस पूरे के पूरे क्यूबॉइडल सरफेस जो मैंने बनाया इसका पूरा मैं रेडियस कॉस थीटा जोड़ूंगा और किसके बराबर रखूंगा बोलो, जितना क्यू इनसाइड है डिवाइड बाय बोलो क्या, एप्सिलॉन। अब मैं इसको कैसे करूंगा, तो मैं क्या भैया इस छोटे डीएस पे, ये डीएस बाहर की तरफ सोचो, अरे इधर एक सरफेस बना हुआ है उसका डीएस कैसा बनेगा, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ कैसा बनेगा, तो बाहर की तरफ ई, बोलो थीटा कितना, 0। इधर का डीएस लो, बोलो बाहर, ई बोलो सेम। इधर आ जाओ भाई, डीएस ई थीटा, समझ नहीं आ रहा। और जितना इधर ई है उतना इधर ही होगा, क्योंकि जितना आर दूरी उधर ले गया उतना आर दूरी इधर ले गया। कोई दिक्कत है? पक्का? अच्छा एक बार ऊपर का बताना। अबे डीएस ऐसे, ई ऐसे, थीटा 90, नीचे बोलो डीएस नीचे, इधर बाहर का बना नहीं सकता मैं, बना नहीं सकते ना, कैसे बनाएंगे? अब यहां कैसे बनाएंगे, पीछे वाला भी नहीं बना सकता। बट यू नो दैट कि 4 फ्लैट सरफेसेस पे कोई फ्लक्स कंट्रीब्यूशन, तो मैंने कहा टोटल फ्लक्स में ऐसे कैलकुलेट कर दूंगा कि 2 सरफेसेस तो फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो मैंने ना इधर 2 सरफेसेस का ईडीएस कॉस थीटा एक साथ लिया और 4 सरफेसेस का ईडीएस कॉस थीटा एक साथ लिया। कुछ क्लियर नहीं हो रहा? अच्छा साथ के साथ बता ही दो कि अंदर कितना चार्ज है। तो अंदर की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है चार्ज ऑन 1 यूनिट एरिया। तो पूरी ए शीट के एरिया पे कितना होगा, सिग्मा है। तो बोलो कितना आएगा, सिग्मा है डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। चलो मुझे फटाफट से बता दो, 2 सरफेसेस का, इधर लखन बातें नहीं, 2 सरफेसेस का थीटा बोलो कितना है, 0। और मुझे बताओ इनका बोलो कितना है, कॉस 90 सिग्मा ए अपॉन में बोलो क्या, मुश्किल लग रहा है? चलो बोलो 2e cos 0 1 हो गया, इंटीग्रल ऑफ ds, फोकस करना इंपॉर्टेंट है। और यहां पर 4 इंटू में 0 बेसिकली 0 कर दूं, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों की है, अब सारे ds जोड़ूंगा किसी भी एक साइड के तो कितना निकल के आएगा, जितना शीट का एरिया है उतनी तो ये भी आएगी। अरे यार जितनी शीट है एरिया की तो ये भी कितना आएगा बोलो, ए ही आएगा। तो मैं अगर इनको अलग अलग कर रहा होता तो मैं बोलता ना e इंटू ए और e इंटू ए, 2 बार ए जुड़ता 2e आता, कितना आता? फोकस करो इस बात को, मैंने दोनों का साथ में लिया हुआ है। तो मैंने बोला दोनों को मैंने अगर साथ में लिया हुआ ये सरफेस भी और वो सरफेस भी, तो मैं बोलूंगा मैंने 2 टाइम्स करके लिया हुआ है, तो एक साइड का किसी के डीएस का जोड़ूंगा तो जितना एरिया शीट का उतना एरिया उसका आएगा कि नहीं आएगा। अरे क्योंकि शीट के पैरेलल ही तो वो डब्बा बनाया गया ना, तो अगर ये ए एरिया की तो वो भी कितने की, ए की, ये भी कितने की बोलो, ए की। तो मैंने कहा सारे डीएस का सम बोलो कितना आएगा, ए। तो वो 2EA क्यों आ रहा है वैसे सोच लो, क्योंकि जब मैं इसका अगर अलग से ईडीएस कॉस थीटा टोटल करता तो वो EA आता, इसका भी कितना आता, EA, तो वो EA जुड़ के 2EA बन रहा है। लेकिन मैंने साथ में लिया हुआ इसलिए ऐसे कर दिया, नहीं आया समझ में। और बोलो कितना आ गया, सिग्मा ए अपॉन में ए से ए। और तुमने एक चीज बड़ी कमाल की देखी, पिछले वाले केस में ना उसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, इस बार शीट के एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा। इनको फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उसमें कितनी लीनियर चार्ज डेंसिटी है और इसमें कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। क्लियर है कि नहीं? और यहां पर एक और नई चीज देखने को मिली कि जो ई का आंसर आया वो आया सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि बच्चों यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड ही नहीं कर रही, पिछले केस में आर पे डिपेंड। देखो मतलब कि यहां पर फील्ड जब जितना दूर जाओगे फील्ड कमजोर होती रहेगी, बट यहां पर जितना दूर जाओगे फील्ड पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होती नहीं है। यहां आपको पता है क्राउडिंग सेम रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम रहेगा, क्योंकि सिग्मा मान लो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी 5 यूनिट की है, इधर 5 यूनिट की, तो 5/2 एप्सिलॉन कांस्टेंट है, कांस्टेंट बना रहेगा। बट उसमें आपको पता है कि जितना मैं आर बढ़ाता रहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही बोलो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। यहाँ डिक्रीज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, यहाँ पर भी डिक्रीज करता है कि नहीं करता, यहाँ पर भी दूरी जाने पर डिक्रीज करता है। लेकिन आप लोग मुझे बस एक छोटी सी बात का जवाब दें कि कॉन्सेप्ट पकड़ में आया तुम लोगों को कि मैं कर कुछ नहीं रहा हूं, मैं बार बार ना सारे ईडीएस कॉस थीटा देता हूं, उसको किसके बराबर रख देता हूं, नेट चार्ज इनसाइड डिवाइड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। जिस बच्चे को थीम समझ में आ गई ना उसको पता लगेगा फ्लक्स का अब सब कुछ क्लियर होता है यहाँ पर आके, बोला है कि नहीं। अगर वो पिछली चीजें थोड़ी सी वो लूप होल्स है ना तो बच्चों नहीं आएगा समझ में। मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ,
टाइम लगा रहे हैं, लेकिन वो इसलिए लगा रहे हैं कि आप सीक्वेंस में चले। अब सीक्वेंस से ही उठते उठते हम चैप्टर के एंडिंग पे आ गए और यहाँ आके अब चैप्टर खत्म हो। और जिसने इस तरीके से चैप्टर को सीख लिया है जैसे बताया गया ना प्रॉपरली, फिर वो फंसने वाला नहीं है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी बनाए, आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे बिल्कुल भी। आ रही बात समझ में? अगर समझ के करा है तो, समझ के नहीं करा वैसे थोड़ा याद करे तो बस आपसे मैं एक बात बताऊंगा, आप डेरिवेशन याद कर लीजिए, लेकिन एक मतलब जरूर समझिए। वो मतलब क्या है वो मैं आपको फाइनलाइज करता हूँ यहाँ पर, कि आप लोगों को अगर लगता है कि मेरे को डेरिवेशन पार्ट भैया थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो आप लोगों को क्या बात याद रखनी है वो बस सुन लो अच्छे से। ये बात तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए जो मैं अब बता रहा हूं तुम्हें। देखो भाई इधर कितने तरह के सोर्स चार्ज पड़े। एक पॉइंट सोर्स चार्ज पड़ा, कैसी फील्ड निकलती है? स्फेरिकल। हमें बस इतना जरूर याद होना चाहिए, एक चार्ज से जो भी फील्ड निकल रही है वो धीरे धीरे बेसिकली डिप्लीट हो रही है, मतलब धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। और कितनी स्ट्रेंथ उसकी किसी भी आर दूरी पे, 5 मीटर दूरी, 10 मीटर दूरी, 15 मीटर दूरी पे, उसका फॉर्मूला है 1/4πε0 क्यू बाई में क्या आर। ये याद होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए। डेरिवेशन रट लो चाहे कोई दिक्कत नहीं, मतलब साइंस समझ में आना चाहिए। दूसरी बात सर डायपोल है। अब डायपोल है, बेसिकली डायपोल की भी फील्ड निकल रही है। एक्सियल पे कितनी स्ट्रेंथ है? इतनी है, और इक्विटोरियल पे कितनी है? इतनी है। और कैलकुलेट करनी आनी चाहिए कि ये मुझे पता है, और सर मुझे पी का मतलब पता है। पी होता है डायपोल मोमेंट, दैट इज क्यू इनटू 2a। क्यू पता होगा, 2a पता होगा, तो एक्सियल पॉइंट पे भी आता है डायपोल के, और डायपोल के इक्विटोरियल पॉइंट पे भी ई निकालना आता है। और अब सर मुझे ये भी आता है कि अगर मेरे को ऐसी कोई लाइन सोर्स चार्ज देगा तो वो मुझे इसका लैम्डा देगा। क्या देगा बोलो? लैम्डा। और बताएगा इतनी फलाना दूरी पर इस लाइन सोर्स चार्ज की जो फील्ड की ताकत है वो कितनी है। समझे मेरी बात को? इस लाइन सोर्स चार्ज की फील्ड की ताकत आर दूरी पर कितनी है। तो मैं बोलूं कितनी है भाई, तो फॉर्मूला कितना है भैया? फॉर्मूला याद करो, लैम्डा अपॉन में बोलो क्या? 2πr एप्सिलॉन नॉट। और फिर बोलेंगे एक शीट सोर्स चार्ज है, अगर उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उसके हर यूनिट एरिया पे सिग्मा चार्ज है, तो बेसिकली आर दूरी पर उसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी? तो मैं सीधा बोलूंगा फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर तुम्हें ये सब पता लग चुका है ना, तो तुम्हें पता लग गया कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्स चार्जेस से आर दूरी पर कितना स्ट्रेंथ बनता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए कौन सा ऐसा सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें फील्ड बेसिकली कांस्टेंट ही बनी रहती है? शीट सोर्स चार्ज, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। अच्छा, कौन सा है इनमें से जिसके अंदर डिप्लीशन हो रहा है बेसिकली फील्ड का? इन तीनों में वो सबसे धीमा हो रहा है, सबसे मतलब धीमा बोले, सबसे धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ रही है थर्ड वाले में, क्योंकि इसमें ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, उसमें ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है, इसमें ई आर स्क्वायर। मतलब दुगना अगर करोगे ना, मतलब दुगनी दूरी पे जाओगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आधी होगी, 1/2 टाइम्स होगी। उसमें कितनी हो जाएगी? आर को 2 करते जाती है 1/4 टाइम्स, इसमें कितनी? 1/8 टाइम्स। मतलब इसमें दुगना दूर करती है 1/8 टाइम्स का डिक्रीमेंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर है कि नहीं? सबसे तेजी से किस केस में घटता है? डायपोल के केस में। तो डायपोल से जितना आप दूर जाते हैं उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है। तो ये जिसको समझ में आ गया ना फॉर्मूला, वो निपटा देगा खेल को भैया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का बताओ। तो आप तसल्ली से इसको 5 मिनट लेके सोच लीजिए। फिर अभी एक चीज और बची हुई स्फेरिकल वाली, तो देख लो एक बार। कुछ डाउट हो तो मुझे बताओ। तीनों ड्राइव देख लो, और छोटे छोटे ड्राइव हैं बिल्कुल, 3-3 स्टेप के। नहीं है पानी यार, आया नहीं। अरे नहीं यार, ऐसा मत सोचो। हम फीस को लेके पानी बंद नहीं करेंगे आपका, हम क्लास बंद नहीं करते। पानी तो बहुत छोटी चीज है। पेपर के टाइम में नहीं, 5 तो नहीं, 7 बजे तो बुला ही लेते हैं। हाँ 7 तो बुला लेते हैं। उस समय थोड़ी लंबी लंबी क्लासेस 7 से 9, 10 बजे तक, 11 बजे तक भी, वो डिपेंड कि आप कितना करना चाहते हैं। तो पूरा हम सिलेबस 2 बार रिवाइज करते हैं, जितना करा रहा हूँ दोबारा रिवाइज हो जाएगा पूरा पूरा, सेम एज इट इज। रितिका आया समझ में? आप देखो सेकंड चैप्टर जब स्टार्ट होगा ना, वहां से थोड़ा सा सब बच्चों को रेगुलर रहना है, ताकि वो सेकंड चैप्टर से प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमेशा ऐसा होता है, कोई बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्वाइन कर रहा है, कोई कूलम्ब्स लॉ से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। हैं? किसको? आ गया समझ में? आगे बढ़ूं? तुम्हारे स्कूलों में भी तो इसी पैटर्न में कराया गया होगा। ये करवाया नहीं है। देखो इसको हो सकता है आपके स्कूल में ना सिलेंड्रिकल उससे करवाएं, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा।
ऐसे कराया ना, लेकिन उसमें ये नहीं पूछते साइड की कहाँ जाती है। फिर बन तो जाता है रीजन, लेकिन मतलब जितना सेटिस्फैक्टरी इसमें लगेगा ना, उसमें उतना सेटिस्फैक्टरी लगेगा नहीं। सेटिस्फेक्शन इसी में आएगी थोड़ी सी, क्योंकि इसमें सारी फील्ड क्या हो चुकी है, पैक हो चुकी है ना। सिलेंडर बनाओगे किसी शीट में, सिलेंडर काटोगे तो वो बनेगा नहीं ना, लेकिन वो मान के चलो। अरे बिल्कुल करके आओ, मैं 10 साल से यही करा रहा हूँ, ये ठीक है। दोनों है ऑप्शंस, क्यों कर रही है, ये ज्यादा अच्छी है। वो ज्यादा वो बेकार है, वो तुम्हें समझ में आने में दिक्कत करेगी। अब तुम मुझे एक बात था, इसी को सिलेंडर में लेगा ऐसे करके तो वो प्रॉब्लम लगेगी करने को, तो इसको सिलेंडर में बंद कर सकता है, बट वो उतना सुटेबल लगता नहीं है। छोड़ दे, हटा दे, फालतू की चीज पे ध्यान नहीं देना। चलिए भाई, क्लास क्लास। अब मुझे तुम एक बात बताओ, पॉइंट सोर्स हो गया, डाइपोल हो गया, लाइन सोर्स हो गया, शीट सोर्स हो गया। अब हम करने वाले हैं लास्ट, हमारा जो केस होता है इस चैप्टर का, वो है डेरिवेशन। नहीं, रिंग वाला भी नहीं है, रिंग वाला बिल्कुल हमारा लास्ट टॉपिक है वो भी रिंग वाला भी है। वैसे रिंग वाला ऐसे कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में आता है, तो वो करवा दूंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को पहले डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तक तो नहीं गए, करवा दूं ना, या बहुत ज्यादा हो गया? चुप रहो, सुनो, इसी पे बेस्ड है, करने में फायदा है, ठीक है, कर लो तो बढ़िया है। ठीक है, रिंग वाली नहीं कराऊंगा आज, रिंग वाली नेक्स्ट के लिए बचा के रखेंगे। सुनो, रिंग वाली को हम नेक्स्ट में करेंगे। आज क्या है, आज फ्राइडे है, थर्सडे फ्राइडे थर्सडे, तो हम सैटरडे को क्या करेंगे ना, सैटरडे को रिंग वाली भी कर लेंगे, प्लस में कुछ क्वेश्चंस आपको जो एमटीजी के क्वेश्चंस है ना, जैसे जो भी हमने टॉपिक करे हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा। मतलब सैटरडे को हम फाइनल फुल एंड फाइनल कर देंगे इस चैप्टर को। वैसे तो खत्म हो गया, ये लगा लो रिंग वाला डेरिवेशन बचा इसके बाद, और उस दिन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। मींस फ्रॉम द नेक्स्ट वीक हम इस क्या बोलते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? और आपके इस चैप्टर की कुछ 14 से 15 वीडियोस का पूरा बनाया सेट जो है, इसमें सब कुछ है। 4-5 वीडियोस आप मान लीजिए कूलम्स पे हैं, 4-5 वीडियोस इलेक्ट्रिक फील्ड पर, 3-4 वीडियो लास्ट की वीडियो फ्लक्स पे है। लेकिन इतनी वीडियोस इसलिए बनेंगी क्योंकि हम लोग सारे न्यूमेरिकल वगैरह भी बीच में डिस्कस करते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। लेकिन आप उसको फास्ट फॉरवर्ड पे लगा के देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि किसी का छूट गया वीडियो तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ करा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपके पास अब जो है ना केस, क्लास हमने पॉइंट पे ले लिया, लाइन पे चार्ज ले लिया, शीट पे ले लिया, अब एक वॉल्यूम पे लेंगे। किस पे लेंगे? वॉल्यूम। अब मान लो कि आपका नहीं कंडक्टिंग शेल है। कंडक्टिंग शेल ऐसा शेल होता है जैसे कि मान लीजिए जिसमें चार्ज फ्लो कर सकता है। अब मान लो इसमें तुम चार्ज यहां छोड़ भी दो इस तरीके से, लेकिन मुझे बताओ हम चार्ज पे क्या लगेगा? अगर चार्जेस एक दूसरे के साथ बैठे हैं तो रिपल्शन लगेगी। बड़े अच्छे बताऊंगा, ध्यान सुनना। चार्ज पे क्या लगेगी? रिपल्शन। और अगर रिपल्शन लगेगी और ये कंडक्टिंग है तो ये सारे चार्जेस बाहर की तरफ भागेंगे, और बाहर की तरफ भाग के कहां तक भागेंगे? जहां तक ये मैक्सिमम दूरी बना सके। तो मैक्सिमम दूरी कैसे बना सकते हैं चार्जेस? सरफेस पे ऐसे एक्यूमुलेट होके। बोला है कि नहीं? बड़ी बढ़िया बात चलने वाली इस टॉपिक के अंदर, ध्यान सुनते रहना, बड़ा जबरदस्त सिखाएंगे इसमें भी कुछ। आप लोगों ने बोला कि अगर मेरी कंडक्टिंग शेल है तो अगर मैं चार्ज कहीं पर भी रखूंगा तो वो एक्यूमुलेट सरफेस पे आके होगा। क्यों भाई? क्योंकि चार्जेस के बीच में क्या लगेगी? रिपल्शन। चार्जेस के बीच में क्या लगेगी? रिपल्शन। और अगर वो कंडक्टिंग शेल है, मतलब चार्ज को अपने अंदर से फ्लो करने देगी, तो वो ऐसे आ जाएगा। क्वेश्चन भी आया था कि बेसिकली अगर हम किसी चार्ज कंडक्टिंग शेल में चार्ज को ऐसे अंदर एक्यूमुलेट करा रहे तो कैसे रहेगा, तो फ्लो करके बाहर आएगा, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, तो वो हमें पता है पहले से। तो ये तो कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज बाहर आ जाएगा। एक और बात बता देता हूँ, अब हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। कहाँ कहाँ पता है आप लोगों को? एक पॉइंट लेंगे इससे बाहर, एक पॉइंट लेंगे सरफेस पे, और एक पॉइंट कहाँ लेंगे? अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनना इसको, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बार बार आए जा रहे हैं। तो होगा क्या बच्चों, जो मैंने ये केस तुम्हें बताया, ये तुम्हें पहली बात समझ में आ गई? पहले बताओ मुझे। दूसरी एक और मजे की बात इसमें बताता हूं, इसकी जो फील्ड लाइंस बनती हैं वो किस तरह की बनती है वो देखो। इसकी जो फील्ड लाइन है, आप मुझे बताओ इस तरह की फील्ड लाइन कैसी बनेगी? तो आप लोग दिखाएंगे सर ऐसी बनेगी।
इस प्लस से ऐसे, इस प्लस से ऐसे, इस प्लस से ऐसे, इससे ऐसे। अबे जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो, इधर उधर की चीजों में मत दो। ये ऐसे बनेंगी। अच्छा आप अगर मान लो कि इसके ऊपर क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, और उसकी फील्ड ऐसे निकल रही है, तो मुझे तो ये लगता है कि इसकी फील्ड ना बिल्कुल ऐसे लगती हैं जैसे कि ये बिल्कुल सेंटर से ही आ रही हो, मतलब लगती हैं ऐसी, मतलब ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे कि कोई चार्ज कहां रखा हो, सेंटर पे ही रखा हो। मतलब कि मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं एक क्यू चार्ज को किसी जगह पर रख दूं ना, तो उससे भी फील्ड देखने को बिल्कुल ऐसी ही मिलेगी, ऐसी ही मिलेगी। एक बड़ी जरूरी बात बोल रहा हूं और मैं इस बात को बोलने के बाद मैं प्रूव भी करूंगा, आप लोग बस सुनते रहिए। मैंने बोला कि क्यू चार्ज को एक स्फेरिकल शेल पे एक्यूमुलेट करा दो, एक स्फेरिकल शेल पे क्यू चार्ज फैल गया पूरा, तो उसकी फील्ड कैसे निकलेगी आप बताओ, ऐसे निकलेगी। वो देखने में ऐसी ही लगती है जैसे कि कोई क्यू चार्ज सेंटर पे रखा हो, जैसे कि कोई क्यू चार्ज किसी पॉइंट पे रखा होगा ना, उसकी भी फील्ड ऐसी ही है, और कोई क्यू चार्ज स्फेयर पे रखा होगा तो उसकी भी फील्ड ऐसी ही है। देखो ना कैसी बन रही है, अगर मैं लाइन जोड़ के लाऊंगा ना तो ऐसा लगेगा सेंटर से निकल रही है। कहां से निकल रही है बोलो, निकल नहीं रही, लेकिन लगेगा ऐसा कि सेंटर से निकल रही है। मतलब कि एक पॉइंट क्यू चार्ज से निकलने वाली फील्ड और एक स्फेरिकल शेल पे क्यू चार्ज रखा हुआ उसकी फील्ड देखने में बिल्कुल कैसी होती है, एक जैसी होती है कि नहीं होती। क्योंकि आप देखो ना वहां से जोड़ूंगा तो बिल्कुल इसकी जैसी बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। कैसे हमारा तो दिमाग बिल्कुल अब हो चुका है? अबे कोई जबरदस्ती नहीं है करवाने के, ये ऐसा वो नहीं है कि करना ही है, बस ये आप समझ के करेंगे तो फायदा है बच्चों। तो यहाँ तक कोई मेरे को लग नहीं रहा कि बहुत मुश्किल आनी चाहिए, और कोई मैंने ऐसा बहुत भारी भरकम कोई टॉपिक नहीं कराया तुम लोगों को। जो तुमने फ्लक्स और गॉस लॉ पढ़ा था उसी को जोड़ जोड़ के 3 डेरिवेशंस करी है, और बहुत ईजी ही होती है। थोड़ा दिमाग लगाओ, पढ़ा करो घर पे, ऐसे बिल्कुल इधर देखो, अब यहां पर बच्चों मेरे पास ऐसी शक्लें बनाते हो जैसे मैं पता नहीं तुम लोगों को ना रॉकेट लॉन्च करना सिखा रहा हूं, और तुम्हें डर है कि पता नहीं कहां हो जाएगा। अरे ये देखो, कोई क्यू चार्ज है और इसका रेडियस कितना है बोलो, स्फीयर का आर। टॉपिक पे ध्यान दो, इसका स्फीयर का रेडियस बोलो कितना है, आर। दो ही बातें बताई गई हैं, एक तो भैया हमारा स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल पे क्यू चार्ज है और उसका रेडियस बोलो कितना है, आर है। आपको तीन जगहों पर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी, कह रहे एक बार तो बताओ अगर पॉइंट बाहर हो, अगर हमारा पॉइंट बोलो कहां हो, बाहर हो, तो बताओ कितनी फील्ड बनेगी, कितनी स्ट्रेंथ बनेगी। एक बार बोला सरफेस पे आ जाए तो कितनी बनेगी, और एक बार अगर अंदर हो तो कितनी बनेगी। सो मैंने बोला केस नंबर वन एट द आउटसाइड पॉइंट, अब आउटसाइड पॉइंट पे हमने ये माना दैट इज स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब ये क्या माजरा है ना, ढंग से सुनो भाई क्लास बोर्ड पे, बस स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर का मतलब ये है कि जैसे कि यहां पर तो बच्चों ये कैपिटल आर है इसका, तो वो जो पार्टिकल हमारा सेंटर से कितनी दूरी पे है, स्मॉल आर दूरी पे, कितनी दूरी पे बोलो, स्मॉल आर, और यहां तक की दूरी जो है बोलो कितनी है, बोलो कैपिटल आर। तो मेरे को वहां निकालना है। बोलो हमने क्या सीखा, जिस भी जगह पर मुझे फ्लो निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मेरे काम कौन आने वाला है, मेरे काम आने वाला है गॉस लॉ। कौन काम आने वाला है बोलो, गॉस लॉ। तो मैं क्या करता हूं बच्चों ई कह रहा ई काम आएगा, अबे ई निकालना है। तो मैंने क्या करा बच्चों, यहां पर ना एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया। क्या बनाया बोलो, क्योंकि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाने का फायदा क्या था, क्योंकि इसकी जो फील्ड निकलती है ना पॉइंट्स और चार्ज ऐसे निकलती है, और बच्चों स्फेरिकली फायदा देगा क्योंकि फील्ड ही ऐसी निकल रही है, बोला है कि नहीं। तो मैंने फिर से वही करा, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस तैयार किया, और बच्चों मैंने क्या करा, टोटल करा अप्लाई गॉस लॉ। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। तो अप्लाई गॉस लॉ में बोलो क्या आएगा बच्चों, मैंने बोला क्लोज इंटीग्रल करूंगा बोलो किसका, ईडीएस कॉस थीटा, और बराबर में बोल दूंगा जितना चार्ज अंदर है डिवाइड बाय बोलो क्या, एप्सिलॉन नॉट। मैं गया इस सरफेस पे और मैंने सारे ईडीएस कॉस थीटा को टोटल किया, और मैंने कहा वो ईडीएस कॉस थीटा का जितना भी सम आएगा पूरे स्फीयर पे वो किसके बराबर होगा, जितना चार्ज अंदर है, यानी क्यू चार्ज डिवाइड बाय बोलो क्या, एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा। तो मैंने क्या करा, ध्यान सुनना बच्चों आप लोगों को, कि यहां पर बार बार मैं छोटे छोटे सरफेस पे गया, इधर गया डीएस ऐसे। अब आप ही बताओ ना इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, बाहर की तरफ ऐसी बनेगी, थीटा बोलो कितना आएगा, 0। फिर बताओ इधर बोलो डीएस कैसे आएगा, बाहर की तरफ, ई बोलो कैसे जाएगा, देखो तो सही, ऐसे बोलो थीटा कितना आएगा, 0। इधर बोलो भाई डीएस कैसे आएगा, बोलो बाहर की तरफ, ई बोलो कैसे आएगा, बोलो ऐसे, बोलो थीटा कितना, 0। हर जगह का डीएस बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम, क्योंकि उससे बराबर दूरी पे बनेगा, बोलो है कि नहीं।
तो भैया ऐसे बनेगा, सारे रेडियस cos थीटा के लिए ई सेम है, थीटा हर बार 0 है। बोलो क्या होगा, जब मैं टोटल करूंगा तो बोलो आएगा ई डी एस cos 0 बराबर में अंदर चार्ज कितना है, बोलो q डिवाइड बाय बोलो क्या, एप्सिलॉन नॉट। इज दिस क्लियर? बोलो कितना है बच्चों, e बाहर आ गया, ds का इंटीग्रल बराबर क्या, q अपॉन में, और मुझे बताना बाहर के सारे ds जुड़ेंगे तो यहां सेंटर से लेके बाहर तक का रेडियस स्मॉल r है। क्या बोलो, अभी मेरा जो पॉइंट है ना वो बाहर है, स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है। तो मेरा अगर पॉइंट स्मॉल r मतलब इसका रेडियस स्मॉल r है तो पूरे स्फीयर का अगर मैं सरफेस एरिया जोड़ूंगा तो कितना आएगा बोलो, 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। तो मुझे बताना जरा आंसर कितना आया, ये आंसर किससे मैच कर रहा है? ये आपको बिल्कुल वैसा ही आंसर नहीं लग रहा जैसे कि कोई क्यू चार्ज अगर यहां पर रखा हो, ये कैपिटल क्यू चार्ज यहां रखा हो तो हर दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बनेगा यही बनेगा। तो ये बिल्कुल बिल्कुल ये स्फीयर पे जो चार्ज है वो कैसे बिहेव कर रहा है, जैसे कि क्यू चार्ज कहां रखा हो, सेंटर पे रखा हो। कहां रखा हो बोलो? तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर कहीं एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है क्यू चार्ज, तो आर दूरी पे जितना फील्ड बन रहा है, अगर स्फीयर पे भी वही क्यू चार्ज है तो उससे आर दूरी पे सेम फील्ड बनेगा, क्योंकि जो दोनों का फील्ड का पैटर्न है वो बिल्कुल क्या है बोलो, एग्जैक्टली सेम है। क्लियर होता है कि नहीं होता? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात पे आते हो। अच्छा क्लास प्लीज, अब अगली बात पे क्या आते हैं, सुनो सुनो, इसके बाद आप लोग पूछ लेना जो पूछना हो तुम्हें। केस नंबर 2 की बात करता हूं मैं। केस नंबर 2 बोलो क्या है, ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस का मतलब है स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा? अरे बच्चों अगर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा, एक सेकंड, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा तो आप सीधा बोल सकते हो 1/4 क्यू बाई में क्या, कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन फिर भी अगर लगता है बच्चों कि तुम लोगों को ये करके देखना है तो बोलो क्या करोगे, इधर सरफेस ऐसे बनेगा, ध्यान देते चलो, ये चार्ज है और यहां बोलो ये बोलो कौन है, कैपिटल आर। इस बार मुझे बताओ मेरा स्मॉल आर कहां है? तो मेरा स्मॉल आर भी यही है, मेरा पॉइंट यहीं पर ही है। तो मुझे बताओ जरा, ए इधर, इस बार मैं जो सरफेस बनाऊंगा कैसा बनाऊंगा बोलो, इधर ही बना दूंगा ऐसे करके। तो मैं स्पेरिकल गॉसियन सरफेस इसी पे ड्रॉ कर दूंगा, फिर बोलो क्या करूंगा, वही कहानी फिर से वही। अब तो यार बैठ जाना चाहिए हाथ इसके ऊपर। डीएस ऐसे बोलो, ई तो ऐसे होगा, थीटा बोलो कितना 0, इधर बोलो डीएस ऐसे, ई बोलो कैसे बनेगा सरफेस पे ऐसे, थीटा बोलो कितना 0, बोलो पूरे सरफेस पे ऐसे ही कुछ कहानी चलेगा। तो बोलो क्या बोलोगे, इंटीग्रल ऑफ ईडीएस कॉस थीटा बराबर में क्यू इनसाइड डिवाइड बाय बोलो क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो बोलो क्या बोलोगे, ई हर जगह पे एक जैसा, ए कितना क्यू चार्ज है, क्यू ही आएगा क्योंकि क्यू तो भाई वो सरफेस पे माना जाएगा, तो उसमें बोल सकते हैं डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डीएस अपॉन में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इधर मैं सारे डीएस जोड़ूंगा तो या तो मैं इसको 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिख दूं, चाहे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिख दूं, बात सेम है, क्योंकि वो बिल्कुल उसी जगह पे जहां पे स्मॉल आर कैपिटल बराबर है। अरे नहीं आ रहा समझ, तो बोलो क्या बोलूंगा, ई इंटू में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्यू अपॉन में क्या, एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर आ गया 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में क्या। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे होता है वो इतना होता है ना, वो बेसिकली स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर हो गया, इसलिए वो वाली वैल्यू की जगह पे आप सीधा स्मॉल आर की जगह पे क्या रख सकते हो, कैपिटल आर। और एक मजे की बात और बता देता हूं, आप लोग जितना बाहर थे बेसिकली आर, तो आर जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना बोलो क्या हो, कम होगा। लेकिन अगर आर कम करूंगा बंसीगा, आर अगर मैं क्या करूंगा, कम करूंगा, कम करते करते सरफेस पे जा रहा हूं, तो अगर आर कम करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो, ज्यादा। तो मैं ये कहूंगा सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा बोलो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो मैंने आउटसाइड पॉइंट देखा था। ये मैं लास्ट फाइनल केस तुम लोगों को करवा रहा हूं, केस नंबर 3। कौन बच्चा बताएगा केस नंबर 3 में क्या होगा? ये इनसाइड पॉइंट है जब आर स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है। भाई देखो इसका एक तो लॉजिक क्या है क्लास, एक तो लॉजिक ये है कि किसी ने बोला कि ये तो सर कैपिटल आर है और हमारा जो पॉइंट है ना, हमारा पॉइंट कहीं यहां पर कहीं है जो कि सेंटर से कितनी दूरी पे है, स्मॉल आर दूरी पे। हम अंदर है इस बार। यार पहली बात, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल सकती, किसी भी कंडक्टिंग शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल सकती, क्योंकि सोचो अगर सबने अंदर बनाई तो कट जाएंगे फील्ड। तो अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो आंसर बोलो कितना होना है, 0। लॉजिकल एस्पेक्ट पे आंसर 0 होना है, क्योंकि अरे क्योंकि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मिलेंगी सारी की सारी तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, मतलब वो इधर कट कर जाएंगी। दूसरी बात क्लास, दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो है, अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे। लेकिन मुझे बताओ जरा, जब तुम ईडीएस कॉस थीटा टोटल करोगे, जो भी करोगे, तुम लोग क्यू इनसाइड पूछोगे, तो मुझे बताना जरा इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, 0। इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्यू इनसाइड 0 है, तो ये जो ईडीएस कॉस थीटा है वो कितना आ रहा है बोलो, 0। अब सरफेस एरिया तो 0 नहीं है ना इसका, तो कौन 0 रहा होगा, पक्का ई 0 रहा होगा। तो मैं बोलूंगा ई 0 रहा होगा, क्योंकि डीएस तो 0
समझिए, क्योंकि सरफेस एरिया तो कुछ ना कुछ है ना इसका भी, लेकिन पक्का क्या जीरो रहा होगा, पक्का ई जीरो रहा होगा। तो इनसाइड ई बोलो क्या होता है, जीरो होता है। अब इसका ना एग्जाम में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट तुमसे ग्राफ पूछा जाता है बच्चों। वो ग्राफ क्या है ना, वो ग्राफ ये है कि ये है स्मॉल आर और ये है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। अब आप लोग मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो, स्मॉल आर जीरो जब है वो कहां पर है, सेंटर पे, और स्मॉल आर बढ़ते बढ़ते हो गया किसी पॉइंट पे कैपिटल आर के बराबर। स्मॉल आर किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के बराबर। तो हम कहां आ गए, सरफेस पे। जब तक मेरे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है तब तक मैं बोलो कहां हूं, अंदर हूं। इसको ऐसे समझो जैसे मुझे तुम्हें एक छोटी सी बात का जवाब देना, स्फीयर का रेडियस मान लो 10 यूनिट, कितना मान लो, तो मेरा जो स्मॉल आर है, यानी स्मॉल आर, वो स्मॉल आर क्या होता है, वो वाला पॉइंट जहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं, तो वो जरूरी थोड़ी ना 10 ही होगा, वो तो हो सकता है मैं अंदर हूं, तो 0 है, 2 है यूनिट है, 3 यूनिट है, जब तक वो 10 नहीं हो रहा, जब तक वो 10 है तब तक मैं अंदर हूं। जैसे ही वो 10 हो जाएगा, मेरा स्मॉल आर का वैल्यू 10 हो जाएगा, मैं कहां पर आ जाऊंगा, सरफेस पे। और जैसे ही मेरी स्मॉल आर की वैल्यू 10 से बड़ी होगी, मैं कहां चला गया, बाहर। तो मुझे दिखाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे रहता है, सरफेस पे, सरफेस के अंदर और सरफेस के बाहर। ये पॉइंट समझ में आ गया तुम लोगों को, नहीं आ रहा समझ में? अब मुझे तुम एक बात बताओ कि अंदर, जब तक मैं अंदर हूं, जब तक मैं अंदर हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो कितनी है, 0। तो 0 का मतलब ये रहा, क्योंकि ये ग्राफ बोलो, ये लाइन किसकी है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बोलो कितने, 0। और मुझे सरफेस की कहानी पता है, सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप लोगों को पता है कि सरफेस के बाहर, ध्यान सुनिएगा, आउटसाइड पॉइंट पे ई जो होता है आर स्क्वायर के कैसा होता है, इनवर्सली। इस सरफेस के मैं जितना दूर जाऊंगा ई बोलो क्या होगा, कम होगा। ई बोलो क्या होगा, अरे समझे नहीं, दोबारा सुनो, अंदर ई बोलो कितना है, 0। सरफेस पे क्या 0 है क्या, तो सरफेस पे आते आते एक फिक्स वैल्यू मिल जाता है, इतना। तो मैंने कहा भाई सरफेस पे हो गया वैल्यू इतना, सरफेस पे वैल्यू हो गया इतना, ध्यान देना। और सरफेस के जितना बाहर जाता रहूंगा, मैं जितना आर बढ़ाऊंगा, ई बोलो क्या होगा, कमजोर होगा, तो बेसिकली ई डिक्रीज होने लगेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। कुछ ग्राफ समझ में आया तुम लोगों को? तो ये वाला है ई इनवर्सली टू आर स्क्वायर, और यहां पर बोलो ई बोलो क्या है, 0, क्योंकि मैं इनसाइड हूं। और ये एक मैक्सिमम वैल्यू है जो तुम्हें पता है कौन सी है, 1/4 क्यू बाय में क्या, आर स्क्वायर। समझ नहीं आ रहा? यूं भी बोल सकते हो कि जब आउटसाइड हूं ना इधर, जब बाहर हूं मैं, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, जितना मैं नजदीक आ रहा हूं सरफेस के, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता बढ़ता मैं क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ, और फिर एकदम से अंदर घुसते ही बोलो क्या होगा, 0 हो गया। तो ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। कुछ हजम नहीं हुआ टॉपिक से, मुश्किल लगा? उठने की जरूरत नहीं, 2 मिनट सुन लीजिए, मैं फाइनल रिकैप दे रहा हूं उसका, पूरी बात सुन लो। ये जो मैंने कहां से तुम्हें आज कराया है, ठीक है, देखिए, तो 3 से 4 मिनट का रिकैप है, फाइनल आप सुन लीजिए अच्छे से। देखिए, मैंने जो तुम लोगों को टॉपिक कराया ना, फ्लक्स वाला, ये 2 क्लास में हमने खत्म करा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सबसे ज्यादा कंटेंट हमने आखिरी 2 क्लास में करा, आपको दिख गया होगा, लेकिन बहुत जरूरी कंटेंट डिस्कस किया है। पहली चीज मैंने तुम्हें क्या सिखाई बोलो, कि किसी भी सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होता है बोलो, ईडीएस कॉस थीटा के टोटल से होता है बच्चों। और ईडीएस कॉस थीटा बोलो क्या है, हर छोटे छोटे सरफेस का बोलो क्या है, फ्लक्स है। तो सारा जोड़ देंगे तो पूरे सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा। तो हमें टोटल ईडीएस कॉस थीटा जोड़ना होता है। गॉस ने क्या कहा कि अगर किसी भी सरफेस का तुम ईडीएस कॉस थीटा जोड़ रहे हो और अंदर उसमें क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो वो कितना आएगा निकल के, क्यू अपॉन में क्या, एप्सिलॉन। ये 2 बातें पकड़ ली। तीसरी बात से हमने ड्राइव शुरू कर दिए। हमने क्या बना दिया, हमने एक स्पेरिकल, वो एक पॉइंट चार्ज क्यू ले लिया, हमने उसके चारों तरफ स्पेरिकल सरफेस बना दिया। मैंने कहा सारा ईडीएस कॉस थीटा जोड़ के क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर रख देता हूं, आ गया ई यहां से। फिर मैं आ गया लाइन पे। मैंने कहा लाइन के चारों तरफ यार सिलेंडर लेने का फायदा है, क्योंकि जब सिलेंड्रिकल सरफेस लूंगा ना, तो उस पर हर जगह पर ई लगभग मेरा पूरे के पूरे कर्व पे ई एक जैसा मिल जाएगा, थीटा भी एक जैसा मिल जाएगा, तो मेरे टोटल फ्लक्स करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हाँ, फ्लैट का थोड़ा सा अलग रहता है, उनको भी मैंने टोटल करा, तो मैंने कहा टोटल, लेकिन क्लोज का तो पूरा आ गया ना, तो पूरे टोटल क्लोज का करके मैंने उसको किसके बराबर रख दिया, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। और अंदर का क्यू कितना बोलो, तो लैम्डा, अगर उसके ऊपर लाइन चार्ज डेंसिटी है, मतलब एक यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है, तो पूरा नेट चार्ज कितना होगा, लैम्डा एल। तो वो लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर रखा, जितना फ्लक्स इसने बनाया ईडीएस कॉस थीटा, और ऊपर नीचे का तो वैसे 0 हो गया था, ठीक है ना, तो वो टोटल कर दिया। बहुत ईजी है, मतलब आप लोग इसको देखोगे ना घर पे बैठ के, तो 2-3 स्टेप में ये ड्राइव, 2-3 स्टेप में वो ड्राइव, ऐसे रफली करके देख लो तो भी समझ में आ जाएगा। हो रहा है क्लियर? तीसरे बोलो क्या आते हैं, शीट पे आते हैं। फिर मैं शीट पे वही कॉन्सेप्ट लगाता हूँ कि यार जब शीट ऐसी रखी हुई है, शीट ऐसे रखी हुई है, इधर फील्ड निकल रही है, इधर फील्ड निकल रही है, तो एक क्लोज सरफेस मैंने क्यूब बना लिया, क्यूबॉइडल बना लिया, क्यूबॉइड बना दिया मैंने। और मैंने कहा इसके चारों तरफ में जब टोटल रेडियस कंसीडर करूंगा तो किसके बराबर रख दूंगा, जितना चार्ज अंदर है डिवाइड बाय बोलो क्या, एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज अंदर है, मैंने कहा अगर सिग्मा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी और ए इसका एरिया है, तो कितना चार्ज होगा, सिग्मा है। कितना होगा बोलो, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और नेट फ्लक्स मैंने टोटल कर दिया सारे ईडीएस कंसीडर से। मैंने कहा 2 सरफेसेस ही कंट्रीब्यूशन देंगे, बाकी 4 का तो बोलो कितना आ रहा है, 0। ये भी मुश्किल नहीं है। फिर मैं तुम लोगों को लेके आ गया कि स्फेरिकल शेल पे, कि मैंने कहा भैया अगर एक स्फेरिकल शेल है तो वो स्फेरिकल शेल बिल्कुल वैसे बिहेव करती है जैसे एक पॉइंट चार्ज बिहेव करता है।
तो पॉइंट चार्ज अगर कहीं रखा हो तो r दूरी पर फील्ड बनाता है इतनी, तो एक स्फेरिकल शेल भी बिल्कुल सेम आइडेंटिकल फील्ड निकालती है और वो भी उतनी ही बनाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आउटसाइड पॉइंट पे इतनी बनाती है, सरफेस पे आ जाओगे तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, इनसाइड आ जाओगे तो e 0 हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे है ना? तो तेरे को गुस्सा आता है? अच्छा, तो एक बात, ये जो मैंने बनाया भाई ए क्लास, ये जो Q चार्ज और ये जो R है, मुझे बस एक फाइनल जवाब दे दो कि अगर ये R दूरी पर है तो यहां पर E का स्ट्रेंथ बोलो कितना आएगा? KQ बाय में बोलो क्या? R स्क्वायर। मुझे ये बता दो अगर मैं सरफेस पे हूं किसी पॉइंट पे तो कितना आएगा? KQ बाय में R स्क्वायर। और बच्चों मुझे बता दो अगर मैं अंदर हूं तो कितना आएगा? E0। तो बच्चों कितने तरह के सोर्स चार्जेस पड़े? लो बैटरी से कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात सुनो। कितने सोर्स चार्जेस पड़े बोलो? एक पॉइंट सोर्स आता है, डायपोल का एक्सियल, डायपोल का इक्वेटोरियल। सेकंड, तीसरा बोलो क्या? लाइन से कितनी दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो सब आना चाहिए बच्चों आप लोगों को। चौथी चीज बोलो क्या? शीट, फील्ड का स्ट्रेंथ सेम रहता है। खनिज का बात समझ में आ रही है? चौथी चीज मैंने क्या करा है? स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल बाहर कितनी बनाएगी, सरफेस पे कितनी बनाएगी, अंदर कितनी बनाएगी। अगर तुम्हें ये सब याद हो गया ना बच्चों, तो तुम्हें वो कूलम्स लॉ के बाद सारा कंटेंट ही है, यही आता है एग्जाम के अंदर जो डेरिवेशन तौर पे आता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? फाइनल बंद करें इसको। आज की क्लास बस एक रिंग बची है, बस सारा खत्म हो गया।